तो जय हिंद, नमस्कार एवरीवन। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद आसिम और दोस्तों आज से हम लोग अपने मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। दो तीन बातें मैं आपको स्टार्टिंग में बोलूंगा। पहला चीज ये कि आपका क्वेश्चन आएगा कि आपके इन नोट्स के अलावा हम कौन सी बुक फॉलो करें। तो देखिए, मैं आपको कहूंगा कि जो सतीश चंद्रा सर की ओल्ड एनसीईआरटी है उस किताब को आप फॉलो कर सकते हैं। वो किताब इनफ है और आपका काम अच्छे तरीके से कर देगी। दूसरी बात यह कि इस किताब का जो पहला चैप्टर है दैट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड, इस चैप्टर का रेलेवेंस यूपीएससी के हिसाब से बहुत ही कम है। तो जहां जहां उसका रेलेवेंस लगेगा वहां पर मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। कभी आप अगर वो किताब फॉलो कर रहे हो तो ही आपको ये लगेगा कि यार इसका पहला चैप्टर तो हुआ नहीं है। इसलिए आपको बता रहा हूं पहले से कि अगर कभी आप वो बुक फॉलो कर रहे होगे तो आप समझ जाइएगा कि वो पहला चैप्टर का रेलेवेंस जहां जहां आएगा जब जब इस पूरी लेक्चर सीरीज में वहां मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, जैसे आज के इस लेक्चर में जहां साउथ ईस्ट एशिया के बारे में आएगा तो वहां जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना आई विल शेयर द इंफॉर्मेशन विद यू। क्लियर। तीसरी बात यह कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया है, अब जहां एंशिएंट हिस्ट्री हमने छोड़ा है वहीं से हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को पिकअप करेंगे ताकि आपका जो लिंकेज है वो अच्छे तरीके से जुड़ा रहे। पूरी कहानी आपको क्रिस्टल क्लियर यहां पर होनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए तो आप मुझसे यहां कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक डिस्कशन ग्रुप भी अटैच्ड है इस टेलीग्राम के साथ, तो वहां पर अपने डाउट्स को आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है दोस्त कि जब मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर रहा हूं तो एक बार हम लोग इस पूरे मेडिवल हिस्ट्री का आउटलाइन ले लेते हैं कि हम कैसे इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए जब मैं मेडिवल हिस्ट्री की बात करता हूं तो मेडिवल हिस्ट्री को हम लोग यहां पर तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पार्ट जिसको मैं बोलूंगा फेज वन। और ये जो फेज वन होगा ना, इसको आप देखोगे दिस विल बी समवेयर अराउंड 700 एडी से लेकर 1206 एडी तक का ये जो पीरियड है, दिस इज द फर्स्ट फेज। रफली आपको किताब में एज सच का आप सोचोगे कि ईयर एग्जैक्ट ये मिलेगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऑल्टर कर सकता है। ठीक है, दूसरा जो फेज होगा दैट इज फेज टू। फेज टू की बात जब हम करेंगे तो ये वाला फेज है 1206 एडी से लेकर 1526 एडी तक का। ठीक है, और तीसरा फेज जब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्त, फेज नंबर 3। इस फेज 3 को जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर आप 1526 से लेकर 1707 तक, औरंगजेब की डेथ तक, इसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। क्लियर, सिंपल सी बात है। इन तीन फेज में मेडिवल हिस्ट्री डिवाइड हो जाएगी। ठीक बात है सर। फेज वन को जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर सिनारियो दो अलग तरीके से देखने को मिल जाएगा। एक आपको नॉर्थ में क्या हो रहा था हम वो देखेंगे और साउथ में क्या हो रहा था हम वो देखेंगे। मैं सिर्फ आपको ब्रॉड आउटलाइन इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें एकदम बस जाएं, बैठ जाएं कि अच्छा कुछ इस प्रकार की कहानी चल रही है। सिमिलरली जब मैं फेज टू कराऊंगा तब भी मैं आपको यहां पर नॉर्थ और साउथ की कहानी को ऐसे डिवाइड करके बता रहा हूं सो दैट आपको समझ में आए कि अच्छा यहां पर ये था और यहां पर ये था। सिमिलरली हम लोग ये चीज यहां पर भी देखेंगे कि नॉर्थ में क्या था और साउथ में क्या था। फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि सब जगह नॉर्थ और साउथ में क्या चल रहा था। ठीक है, जरा देखिए, जरा जब मैं फेज वन की बात कर रहा हूं तब क्या हो रहा है प्लीज सी। नॉर्थ में हम जब फेज वन यानी 700 एडी से कहानी को शुरू करेंगे तो एक्चुअली आप देखोगे तो वहां पर त्रिपाटाइट स्ट्रगल की शुरुआत होती है। नॉर्थ में हर्षवर्धन के बाद आप देखोगे हर्षवर्धन की डेथ हो गई। हर्षवर्धन की डेथ के बाद बहुत ज्यादा पॉलिटिकल क्याओस जो है नॉर्थ इंडिया में हो गया कि भाई कौन राजा होगा, क्योंकि हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो नॉर्थ इंडिया था बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स में बंटने लग गया था। तो नॉर्थ में बेसिकली आपको जो देखने को मिलेंगे, प्लीज आप मेंशन कर सकते हो गुर्जरा प्रतिहारा, आप मेंशन कर सकते हो गुर्जरा प्रतिहारा। आपको बंगाल साइड में देखने को मिलेंगे। मैं नॉर्थ में इसको लिख देता हूं, मतलब एक तरह से मिड इंडिया से ऊपर यानी आधे इंडिया की नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मैं काउंट करके लिख रहा हूं। ठीक है, आप यहां लिख सकते हो पालास को भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको यहां पर बहुत सारे राजपूत स्टेट्स भी देखने को मिलने लग जाएंगे। इंडिपेंडेंट राजपूत स्टेट्स भी आपको देखने को मिलने लग जाएंगे। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे सब डिटेल से। ठीक है, साउथ की बात करेंगे तो यहां पर आपको मिलेंगे राष्ट्रकूटाज, यहां पर आपको मिलेंगे राष्ट्रकूट। ठीक है, एक पूरा आपको आज मैं टाइमलाइन देने वाला हूं दोस्त। उस टाइमलाइन को कहीं भी स्क्रीनशॉट लेके या कॉपी में खुद बनाकर अपने दीवार पर चिपका लेना, 8-10 कॉपी उसकी निकाल लेना और जो बताऊंगा वो ऐसा कर लेना। ठीक है,
पूरा एंशिएंट हिस्ट्री 8-10 स्लाइड्स में आप रिवाइज कर पाओगे, ये मैं आपको आज चैलेंज दे रहा हूं। सुनते चलिए बस, ठीक है। साउथ की बात करेंगे तो वहां राजपूत थे, डेक्कन की बात कर रहा हूं यहां पर, डेक्कन में क्या थे, राजपूत थे। और आपको फिर नीचे यू विल फाइंड हम लोग पढ़ेंगे इंपीरियल चोलास के बारे में। इंपीरियल चोलास, जी हां, आपने जो चोला पांड्या चोलास चेरास पांड्या पढ़ा हुआ है, संगम एज के अंदर पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे कि यहां पर इंपीरियल चोलास है। अब क्या ये वही चोलास है जो उस वक्त एग्जिस्ट कर रहे थे संगम एज के टाइम पे कि नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में इस पर डिस्कशन नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर पे इसी पर डिस्कशन होगा, ठीक है ना। ये आपका फेज 1 रहेगा जो हम डिस्कस करेंगे। जब हम फेज 2 की बात कर रहे हैं तो अब नॉर्थ में यू विल फाइंड कि इस जगह दिल्ली सल्तनत आ गया है। दिल्ली सल्तनत यहां पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट। और साउथ की बात हम जब करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा विजयनगर अंपायर, हमको मिलेगा विजयनगर अंपायर, और साथ में नीचे मिलेगा बहामनी किंगडम, बहामनी किंगडम, ठीक है। जस्ट आउटलाइन ले लो, बस आउटलाइन। नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या, इसके अलावा और क्या, यहां पर नॉर्थ में क्या हो रहा है, अब इधर इस फेज में मुगल्स आ जाएंगे, मुगल्स आ जाएंगे। जस्ट आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग, सिर्फ दिमाग को रिकॉल करने के लिए, ये हमारे पर्सपेक्टिव से कि हमने उसको नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ डिवाइड कर लिया। ऐसा आपको कहीं डिवीजन किताबों में नहीं मिलेगा, ये हमारे कन्वीनियंस के लिए, ठीक है ना। वरना आप बोलो कि सर ये पालास तो बंगाल में थे, आप वो ईस्ट में, आप उसको नॉर्थ में क्यों लिख रहे हो। मैं बेसिकली इंडिया को ऐसे समझ लो आप डिवाइड कर रहा हूं, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और नीचे वाला, थोड़ा ऊपर नीचे समझ लेना, ठीक है ना, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा, ठीक है। इधर आपको मिलेंगे नॉर्थ में मुगल्स, और साउथ की बात करेंगे तो यहां पर अब क्या है, ये जो बहामनी किंगडम है ना, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और डिसइंटीग्रेट मतलब टूट जाता है। और बहामनी किंगडम जब टूटता है तो आपको 5 छोटे छोटे स्टेट्स मिलेंगे, बीजापुर, बेरार, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदार, ये सारे स्टेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर यू विल फाइंड डेक्कनी सुल्तान्स, डेक्कनी सुल्तान्स आपको देखने को मिलेंगे, जो बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बेरार, बेदार वाली प्रिंसिपैलिटीज होंगी। साथ में इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि अब यहां पर पोर्चुगीज भी पहुंच रहे हैं। पोर्चुगीज भी इस पीरियड में अपनी धमक लग चुके होंगे, तो उनको भी यहां पर हल्का हल्का हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है ब्रॉड आउटलाइन पूरे मेडिवल हिस्ट्री की। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं फेज 1 को। फेज 1 में हम लोग बेसिकली आज गुर्जरा, प्रतिहारा, पलाज और राजपूत को यहां डिस्कस करेंगे। यही हमारा पार्ट ऑफ डिस्कशन होगा, और कैसे ये इंडिपेंडेंट राजपूत बन जाएंगे वो भी आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चलता जाएगा, ठीक है। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग यहीं से, ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक टाइमलाइन पूरा देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आपको चीजें जो मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूं। याद करिए कि आप लोग ने पढ़ा होगा कि हर्षवर्धन का जब पीरियड था, हर्षवर्धन से पहले या वर्धन डायनेस्टी से पहले हम देख रहे थे कि जो कैपिटल हुआ करती थी वो पाटलिपुत्र में थी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जब हर्षवर्धन आया तो ये कैपिटल को आप देखोगे तो वर्धन डायनेस्टी के टाइम पे कैपिटल शिफ्ट हो गई कन्नौज, और कन्नौज जो है वो सिंबल ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज बन गया। यानी कन्नौज की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी ऊपर चली गई, और इसी कन्नौज के लिए अब ये त्रिपार्टाइट स्ट्रगल होगी। जब मैं कहता हूं त्रिपार्टाइट, यानी कि त्रिपार्टाइट, 3 पार्टीज, इसीलिए 3 पार्टीज कौन कौन सी, गुर्जरा, प्रतिहारा, पालाज और बंगाल, और पालाज और राजपूत, ठीक है। तो हर्ष से पहले, इसको आप चाहो तो मेंशन कर लो कि हर्ष से पहले कैपिटल क्या थी, इनसे पहले कैपिटल हुआ करती थी पाटलिपुत्रा, ठीक है। और हर्षवर्धन के टाइम में आप देखोगे कैपिटल इज नाउ कन्नौज। कन्नौज के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी, है ना। लेकिन जब हर्षवर्धन की डेथ होती है, व्हेन हर्षा इज डाइंग इन 647 एडी, तो इसकी डेथ के बाद हमें एक चीज ये देखने को मिली कि पूरे कंट्री में अब एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन का दौर चल रहा है। पूरे कंट्री में पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन हो गया। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है कि अभी तक हर्षवर्धन के टाइम में नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा पोर्शन उसी के हाथ में था। हर्षवर्धन बहुत सारी टेरिटरी पे डायरेक्टली रूल करता था, और बहुत सारी टेरिटरीज ऐसी थी जो उसको ट्रिब्यूट पे किया करते थे, यानी कि वो उसके साथ ही हुआ करती थी, लेकिन उसको हफ्ता देते थे कि भैया लो 1 खोखा 2 खोखा 5 खोखा पहुंच जाता था हर्षवर्धन को। तो कहानी कुछ इस प्रकार से चल रही थी। लेकिन जब हर्षवर्धन की डेथ हुई, ठीक है ना, 647 एडी में, व्हेन ही इज डाइंग, जब हर्षवर्धन की यहां पर नोट करिएगा 647 एडी में जब उसकी डेथ होती है, so it is a state of political confusion. पॉलिटिकल कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ इंडिया के अंदर।
नॉर्थ इंडिया में इट्स अ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल कंफ्यूजन कि कौन यहां पर अब राजा बनेगा या कौन पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा यहां पर करेगा। ठीक है, तो बात यही है कि सर कन्नौज ही क्यों, वाई कन्नौज, लेट अस सी। इसको एक बार ना आप यहां रीजंस ही मेंशन कर लो कि हम कन्नौज की बात कर रहे हैं तो कन्नौज क्यों। ठीक है, इन पॉइंटर्स को हम यहीं पर मेंशन कर लेते हैं। देखिए पहला रीजन वाई कन्नौज, हमारा क्वेश्चन है वाई कन्नौज। ये कन्नौज पावरफुल क्यों हुआ, कन्नौज के पीछे क्यों लड़ाई हुई, थोड़ा समझते हैं। त्रिपाठाइट स्ट्रगल कन्नौज के लिए आखिर हुआ तो क्यों हुआ, हर्षवर्धन की कैपिटल है, ठीक बात है, लेकिन सब लोग इसके पीछे क्यों पड़ गए, ये त्रिपाठाइट स्ट्रगल इसके पीछे क्यों हो गया। पहला चीज फर्स्ट यू विल फाइंड, प्लीज मेंशन कर लीजिएगा इस चीज को। फर्स्ट पॉइंट, अगर आप कन्नौज को देखोगे तो कन्नौज बेसिकली इट बिकेम अ सिंबल ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज। नंबर वन, कन्नौज की बात करेंगे, कन्नौज इसको आप सीधे ऐसा लिख लीजिए, सिंबल, कन्नौज बिकेम अ सिंबल ऑफ पावर एंड ऑफ प्रेस्टीज। पहला चीज क्लियर। नंबर टू, सेकंड, बहुत ज्यादा आपको रिसोर्सफुल एरिया मिलेगा कन्नौज। कन्नौज में रिसोर्स बहुत है और जिसके पास कन्नौज की चाबी होगी, जिसके हाथ में कन्नौज होगा, वो पूरे उत्तर भारत और गैंजेटिक वैली पे कंट्रोल करेगा और इसका मतलब उसका पूरा उत्तर भारत पे कब्जा आराम से हो सकता है। तो रिसोर्स वाज अनदर रीजन, यानी कि कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस था इसका, यानी कि कन्नौज का कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस था। सेकंड, थर्ड, कन्नौज का अगर आप लोकेशन देखोगे जहां वो बसा हुआ है, यानी कि इफ यू सी द स्ट्रैटेजिक लोकेशन जहां वो सिचुएटेड है, यू विल फाइंड कि उत्तर पथ, उत्तरापथ और दक्षिण पथ को अब ये कनेक्ट कर रहा था, दक्षिण पथ को ये कनेक्ट करता है, इसकी लोकेशन ऐसी थी। यानी कि कोई भी अगर ट्रेड बिजनेस कुछ भी हो रहा था तो नाउ बिकॉज कन्नौज वाज द पावर सेंटर, तो हर चीजें अब कन्नौज से जुड़ी हुई थी और उत्तरापथ और दक्षिण पथ को जोड़ने वाला जो कड़ी थी वो थी कन्नौज। दैट इज वाई, बिकॉज ऑफ दीज रीजन। इसके अलावा नॉट ओनली दिस, इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन आप देखोगे तो इट इज ऐसी जगह पे सिचुएटेड है, थोड़ा हाई एरिया है और वहां पर सिचुएटेड है। और आपको पूरा देखोगे ना कन्नौज, इट्स एरिया आप देखोगे अराउंड दोआब, पानी पानी, दो तरफ रिवर मिलेगी आपको, जिसकी वजह से ये एरिया जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये एक हाइट पे बसा हुआ एरिया था, ठीक है, और ये दोआब में, तो काफी ज्यादा रिसोर्सफुल एरिया है, काफी ज्यादा ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। दैट इज वाई कन्नौज जो है इसके लिए लोग यहां पर लड़ बैठे। ठीक है, तो फॉर सुप्रीमेसी ऑफ कन्नौज हम देखेंगे कि लड़ाई जो है यहां पर शुरू होती है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो लड़ाई क्यों हुई, फॉर सुप्रीमेसी ऑफ कन्नौज, फॉर सुप्रीमेसी ऑफ कन्नौज, कन्नौज के लिए जो है लड़ाई स्टार्ट होती है। बनाते चलिएगा नोट्स दोस्तों, फिर ना कहिएगा कि सर पहले बनाने हैं कि बाद में बनाने हैं। फॉर सुप्रीमेसी ऑफ कन्नौज कौन कौन सी तीन पार्टीज हैं। पहली पार्टी गुर्जरा प्रतिहारा। अब ये कौन कौन है, कहां से आई, अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल करता हूं, हर एक एक चीज हम लोग एकदम बेसिक से उठाएंगे, नीड नॉट टू वरी। ठीक है, गुर्जरा प्रतिहारा। दूसरी बात लिखिएगा पालाज, या फिर आप लिख लीजिए इनको राष्ट्रकूटाज, राष्ट्रकूटा। अभी ऐसा क्यों लिख रहा हूं बताता हूं आपको, थोड़ा याद करने के हिसाब से लिखवा रहा हूं। और पालाज, देखो पालाज जो है वो ईस्टर्न साइड पे थे, तो मैंने इसलिए उसको इस साइड लिख दिया। गुर्जरा प्रतिहारा इन द एरिया ऑफ गुजरात राजस्थान थे, तो इस साइड लिख दिया। राष्ट्रकूटाज आपको नीचे साउथ में, साउथ का डेक्कन की तरफ मिलेंगे, तो मैंने उसको बीच में लिख दिया। क्लियर। इन तीनों के बीच में ये तीनों ही लोग जो थे, दे कंटिन्यूअसली फॉट ईच अदर, कंटिन्यूअसली फॉट, है ना, लड़ते जा रहे थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के अगेंस्ट, एंड ऑब्वियसली द रीजन वाज कन्नौज। ठीक है ना, और ये लड़ाई जो है आप देखोगे 750 एडी से लेकर लगभग 1000 एडी तक चलती रही। इनफैक्ट जैसे पाला डायनेस्टी है 1100 समथिंग तक, 1150 1168 तक पालास जो है रूल करते हैं, लेकिन त्रिपाठाइट स्ट्रगल 1000 एडी तक चली और ये लोग तीनों पार्टीज लड़ते लड़ते उसमें इतना एग्जॉस्ट हो गए थे कि बैटल जो है, त्रिपाठाइट स्ट्रगल जो है वो अल्टीमेटली पहले खत्म हो गई। धीरे धीरे फिर ये सब डायनेस्टीज जो आपके किंगडम्स थे वो भी धीरे धीरे एम्पायर्स भी खत्म होते चले जाते हैं। सो दे कंटिन्यूअसली फॉट, कब से कब तक, फ्रॉम 750 एडी टू 1000 एडी। इतने पूरे बड़े पोर्शन में, इतने पूरे 250 साल के टाइम पीरियड में ये पूरा यहां लड़ाई होती रही।
देखो यार, आप लोगों को एक बात और मैं बोल देता हूं, आप लोग कभी सोचोगे कि सर मेडिवल हिस्ट्री इतना आता नहीं है ना। देखो ये जो चैप्टर्स है ना, वैसे भी ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कभी इससे मेंस में क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है ना, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं इससे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो यस, इट्स अ वेरी यूपीएससी फ्रेंडली टॉपिक, बहुत ज्यादा आपको सवाल इसमें तिगड़म करके नहीं पूछता है, लेकिन नहीं पूछा गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं आ सकता, है ना। और इसके अंदर अभी हम लोग देखेंगे इसकी सोसाइटी को, इसके रिलीजन को, है ना, इसकी और चीजों को, जैसे अमोघ वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ चीजें होंगी जहां पर हमारी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस बनेगा, जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, राइट। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि क्यों यहां पर ये लड़ाई जो है वो सुप्रीमेसी ऑफ कन्नौज के लिए हुआ था, ठीक है। अब देखिए, ये आप थोड़ा सा इसको फॉलो कर सकते हैं कि ये जो आप एरिया देख रहे हैं ऑरेंज वाला, दिस इज द एरिया जहां पर राष्ट्रकूटा रूल कर रहे थे। ये पूरा राष्ट्रकूट यहां रूल कर रहे थे, ठीक है। आप कन्नौज की लोकेशन देख सकते हैं, ये कन्नौज की लोकेशन है। ये देखिए आपको, ये आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज द रूल ऑफ पालाज, पालाज रूल कर रहे हैं। और ये आप जो देख रहे हो, दिस इज द रूल जो गुर्जर प्रतिहाराज का यहां देखने को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये फिक्स था, ये बदलता रहता था, ठीक है। यूपीएससी क्यों उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछता है, मुझे इसलिए लगता है बिकॉज ये एक ऐसा पोर्शन है, इस स्ट्रगल, इसको स्ट्रगल कहा गया है ना। इसको नहीं, ये नहीं कहा गया कि डिसाइसिव बैटल हो गई और कोई जीत गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्ट्रगल रही। कभी पालाज का कन्नौज पे कंट्रोल रहा, और कन्नौज क्यों, बिकॉज मैंने आपको 3 रीजंस दिए। कन्नौज क्यों, सिंबल ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज, दूसरा कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, और तीसरा उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन, राइट, जिसकी वजह से कन्नौज के पीछे ये तीनों लोग पड़े हुए थे हाथ धोकर, हमें कब्जा करना है। तो कभी पालाज उस पर कंट्रोल करते थे, और जब पालाज से कंट्रोल चला गया तो हो सकता हो गुर्जर प्रतिहारा ने कैप्चर कर लिया हो, पालाज इतने में सिमट गए, पालाज इतने में रह गए, है ना। और उस वक्त राष्ट्रकूटा यहां से यहां तक रह गए, राइट। इस प्रकार से यहां पर चलता रहा। कभी अगर पालाज से कंट्रोल आया तो गुर्जर प्रतिहारा इतने में यहां पर सीमित रह गए, कभी गुर्जर प्रतिहारा यहीं पर रह गए और पालाज का रूल नॉर्थ ईस्ट तक हो गया था, ऐसा भी हमको देखने को मिला। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम पे अलग अलग इन तीनों की हम बात करेंगे, तीनों एम्पायर्स की बात करेंगे, तो ये अलग अलग टाइम पीरियड पे कन्नौज को कैप्चर करने में सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन किसी भी एक टाइम पे आप ये कहो कि फाइनली इन्हीं का कंट्रोल हो गया था, तो ऐसा यहां पर नहीं हुआ था। कभी किसी का तो कभी किसी का कंट्रोल रहता था। लेकिन एक बात यहां पर थोड़ी आप लोगों को कंफर्मिटी से या यहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो राष्ट्रकूट थे ना, इनका ज्यादातर जो इंटरेस्ट था वो मालवा के ऊपर था। इनका ज्यादातर इंटरेस्ट जो है मालवा के ऊपर रहता था, यानी ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, इसके ऊपर ज्यादा इनका इंटरेस्ट रहता था। इनको जो भी खुजली होती थी मालवा को लेकर होती थी, यार इसको चाहिए पता नहीं क्या। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मालवा का इंटरेस्ट इस पे होता। और गुर्जर प्रतिहाराज और पालाज ये आपस में लड़ते रहते थे साथ में, और राष्ट्रकूट भी यहां पर कई बार एंटर करता था। तो तीनों ही लोग यहां पर टाइम एंड अगेन धीरे धीरे एक के बाद एक, कभी किसी ने कन्नौज के ऊपर यहां पर अपनी जो पकड़ है वो बनाई, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद उनके हाथ से वो निकल गया, फिर किसी और ने कंट्रोल कर लिया। तो कन्नौज एक लूडो के पासे की तरह था, जो कभी किसी के हाथ में तो कभी किसी के हाथ से ऐसे फेंका जा रहा था, ठीक है। कन्नौज की इस कहानी को यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, जैसा मैंने आपको बोला, आई वांट टू टेल यू दैट मैप, मैं आपको मैप यहां पर बना के बताना चाहता हूं, और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस मैप को आप लोग जहां कहीं भी चिपका सकें अपने दीवार पे, जो करना हो कर लीजिएगा, क्योंकि शायद ही ये कहीं चीज ये आपको कहीं और मिले, शायद ही आपको ये कहीं और मिले। इसलिए भाई पूरा आपको हिंदुस्तान का नक्शा एक में देने जा रहा हूं, तो भाई प्लीज इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए देखिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरे साथ पहले मुझे बना लेने दीजिए, फिर आप लोग भले ही वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इसको बना लीजिएगा, या फिर आप लोग इसका जो आपका वो आपको मिलेगा क्लास नोट्स, तो आप उससे निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखो ऊपर वाली लाइन जो मैं आपको बनाया हूं, ये डोनेट कर रहा है नॉर्थ इंडिया को। मैं इसलिए इसको ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कनेक्टिंग डॉट्स हो जाए, समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है, पूरा हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये जो पोर्शन देख रहे हो ना आप, दिस इज द पोर्शन जहां पर आप देखोगे कि पूरे हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया। ये जो लाइन बनाई है ये मैं कह सकता हूं डेक्कन, है ना, जो आपका महाराष्ट्र वाला एरिया, डेक्कन वाला एरिया, जहां पर आपको पता होगा, आपने एंशिएंट हिस्ट्री में देखा होगा, सातवाहना रूल करते थे, है ना। ये उस जो लोकेशन की बात यहां पर हम कर रहे हैं। और ये जो है दैट इज डीप साउथ। डीप साउथ मतलब जहां पर पहले संगमेश थी, चोला, चेरास, पांड्यास जो है रूल किया करते थे। मैं आपको अगर एक डायग्राम में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, तो थोड़ा सा आप इसको देखिएगा कि क्या मैं आपको यहां पर बोलना चाह रहा हूं, देखिएगा प्लीज। देखिए मैं बात कर रहा हूं कि ये जो एरिया है ना, जैसे आप देखोगे इधर ये, तो ये आपका क्या था, दिस वाज द एरिया ऑफ चेरास, दिस वाज द एरिया ऑफ चोलास, दिस वाज द एरिया ऑफ पांड्यास, रफली, ठीक है ना, रफली। ये जो आप एरिया देख रहे हो, दिस वाज द एरिया,
ये जो आप एरिया देख रहे हो ये आपका क्या डेक्कन का एरिया था। यहीं पर पहले सातवाहन थे, सातवाहन के बाद यहीं पर आप देखोगे वाकाटाका आ गए, फिर आप इसके बाद देखोगे यहाँ चालुक्याज आ गए, फिर आप देखोगे इसके बाद यहीं पर राष्ट्रकूट यहाँ पर आएंगे। क्लियर है। और ये जो आप बाकी एरिया देख रहे हो ये मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूं, जहां पर पहले मौर्याज थे, फिर वहां पर पोस्ट मौर्य के भी कई देखोगे तो आप सुंगा कानवा आए, राइट। फिर गुप्ता पीरियड भी वहां से रूल करता है, यूपी बिहार उनका मेन एरिया रहा जहां से वो गवर्न करते रहे। और फिर हर्षवर्धन भी आप देखोगे तो कहीं यहां से कन्नौज, ये पहले स्थानेश्वर में था और फिर उसके बाद कन्नौज को अपनी वो कैपिटल कहीं ना कहीं बनाता है। तो ये कुछ रफ आपको यहां पर मैं डायग्राम देके बना रहा था, ठीक है। अब जरा चलिए हम लोग बैक टू उस डायग्राम, इस स्लाइड पे आते हैं और जरा चीजों को ना बहुत अच्छे तरीके से और सीरियसली फॉलो करिएगा कि क्या मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखो मैं आपको शुरू कर रहा हूं ऊपर से, यानी कि नॉर्थ, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री आप लोग पढ़ चुके हो। देखो दोस्तों, जैसे मैं आपको जहां जहां लाइन बनाऊंगा उसी के नीचे लाइन खींचना। पहला चीज मैं यहां से कर रहा हूं कि भाई 182 बीसी में हमने देखा कि सर मौर्य का जो पीरियड है ना वो एंड हो गया था। मौर्य का जो मौर्य एज थी, मौर्य पीरियड जो है वो 182 बीसी में एंड हो गया। पुष्यमित्र सुंग ने मार दिया लास्ट ऑफ द मुगल मौर्यन एम्पायर, दैट इज बृहदत्त मौर्य को मार के खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम जो पीरियड देखते हैं दैट इज अ पीरियड ऑफ, इसको हम बोलते हैं पोस्ट मौर्य पीरियड। पोस्ट मौर्य का ये पीरियड है और पोस्ट मौर्य का पीरियड को मैं 3 पार्ट्स में हमेशा डिवाइड करता हूं। एक हमारे नेटिव रूलर्स थे जैसे सुंगा, कानवास, सातवाहन। हमारे एक जो हैं वो फॉरेन रूलर्स थे, इंडो बैक्टीरियास, इंडो ग्रीक्स। फिर आप देखोगे तो आपको शाकाज मिलेंगे, देन पार्थियंस मिलेंगे, देन कुशान्स मिलेंगे, राइट। और हम लोग साउथ में देखेंगे तो वहां पर डीप साउथ में संगम एज चल रही थी, चोला, चेरा और पांड्या का रूल यहां पर चल रहा था, ठीक है। ये यहां पर हमने पोस्ट मौर्य का देखा। लेकिन पोस्ट मौर्य में जब हमने देखा तो 240 के अराउंड 240 बीसी में हम देखते हैं कि श्रीगुप्त जो है वो अपनी पावर को थोड़ा स्ट्रांग करना शुरू कर देता था। 240 से लेकर 280 एडी तक श्रीगुप्त रूल करता है। 280 एडी में घटोत्कच का रूल आता है और घटोत्कच के बाद वो भी 40 साल रूल करता है। 320 एडी के अराउंड हम देखते हैं कि गुप्ता पीरियड का यहां पर जो है वो ढंग से बहुत पावरफुली उदय हो जाता है और वो एक्सपेंशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हाँ सर लगभग 240 हम लोग एडी की बात करेंगे तो 240 एडी में श्रीगुप्त रहे होंगे। फिर उसके बाद 280 एडी की बात करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके लिखना चाहूंगा। 240 एडी में श्रीगुप्त शुरू कर रहे हैं, फिर 280 एडी में घटोत्कच और फिर उसके बाद 320 एडी के आसपास से हम कहेंगे कि भैया यहां से जो है वो गुप्ता पीरियड की शुरुआत जो है वो हो जाती है। और गुप्ता पीरियड लगभग आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट यू विल फाइंड टिल 550 एडी तक गुप्ता पीरियड चलेगा, ठीक है ना। तो गुप्ता पीरियड जो है रफली आप देखोगे तो 550 एडी तक रूल करता है। ये वाला जो पूरा पीरियड था, ये पूरा पीरियड हमारा गुप्ता पीरियड रहता है, ठीक है। गुप्ता का पीरियड यहां रहता है। 10 मिनट लगेगा लेकिन अच्छे से उसको बना लो, हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर गुप्ता पीरियड यू विल फाइंड दैट इसके बाद जो पीरियड आता है दैट इज पोस्ट गुप्ता पीरियड। इसी में हम लोग हर्षवर्धन के रूल को देखते हैं, ठीक है। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम लोग ये देखते हैं कि प्लीज नोट करिएगा पोस्ट गुप्ता पीरियड, इस पीरियड में हम लोग हर्षा के रूल को देखना शुरू करते हैं इन द नॉर्थ। हम चूंकि नॉर्थ की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने अभी पोस्ट गुप्ता में हर्षा के बारे में लिखा है, अभी मैंने चालुक्य के बारे में नहीं लिखा। चालुक्य को मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन किसका कंटेम्परेरी चल रहा था, हर एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हर्षा का रूल जो है वो लगभग आप देखोगे तो 647 एडी तक चलेगा, ठीक है। ये रूल आपको 647 एडी तक देखने को मिलता है, जिसके बाद हर्षा की यहां पर डेथ हो जाती है ना, हर्षा की डेथ हो जाएगी और हर्षा का यहां से टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया क्या कि इसके बाद यू विल फाइंड दैट देयर वाज अ पॉलिटिकल कंफ्यूजन। अभी हमने इस चीज को डिस्कस किया कि हर्षा की डेथ के बाद क्या हुआ। हर्षा की डेथ के बाद एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन नॉर्थ इंडिया में आ गया कि भाई कौन यहां पर रूल करेगा, ठीक है। तो आप एक पीरियड मान सकते हो 647 से लेकर कुछ एक रफली पीरियड है वो यहां पर पॉलिटिकल कंफ्यूजन का पीरियड जो है वो रहा, वो पॉलिटिकल कंफ्यूजन का पीरियड जो है वो यहां पर रहा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको ट्राई करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ, ये आपका एक CONF लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप रिलेट कर लोगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद यू विल फाइंड कि अराउंड हम कह सकते हैं 750 एडी, 750 एडी के आसपास से यहां से हमको देखने को मिलेगा अबाउट दी गुर्जरा प्रतिहार नॉर्थ के अंदर, ठीक है। यहां से हमको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ में यू विल फाइंड कि 2 हमें डायनेस्टीज इस प्रकार के देखने को मिल रही हैं।
एक आपको मिलेगी दैट इज गुर्जरा प्रतिहारा, मैं शॉर्ट फॉर्म में उसको जीपी लिख रहा हूं, और एक तरफ आपको मिलेगी दैट इज पालास। पालास ये आपकी बंगाल साइड में थी, ठीक है। आई होप ये बात आपको यहां पर अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, क्लियर है। जब गुर्जर प्रतिहाराज यहां पर डिक्लाइन करेंगे, गुर्जर प्रतिहारा कब तक चल रहे हैं आपके, लगभग यू विल फाइंड 1080 तक, क्योंकि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल 1008 तक चल रही है, तो गुर्जर प्रतिहाराज भी ऐसे चलेंगे। बट यू विल फाइंड कि गुर्जर प्रतिहारा जो है वो धीरे धीरे और ब्रेक होने लग जाएंगे, ठीक है। एंड यू विल फाइंड कि इस एरिया में यू विल फाइंड दैट यू विल हैव अदर स्मॉल छोटे छोटे यहां पर राजपूत किंगडम्स देखने को मिलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यू विल फाइंड दैट यू हैव चंदेलाज, यू हैव चंदेलाज, ठीक है, यू हैव चंदेलाज, यू हैव चौहान्स जिनको हम चाहमानाज कह रहे हैं, चाहमानाज, ठीक है, यू हैव गढ़वाल्स, चंदेलाज, चौहान्स, है ना, एंड परमार्स एटसेट्रा, परमार्स एटसेट्रा, राइट। लेकिन ये जो पीरियड है गुर्जर प्रतिहारा का, ये सब मैं कह सकता हूं कि ठीक है ये 1000 AD तक यहां पर चला होगा, क्योंकि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल तो यहां पर चली। ये हमारा कैसे गुर्जर प्रतिहाराज आए वो आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। लेकिन एक बार हम लोग यहां पर बीच का पोर्शन भी देख लेते हैं। देखिए जरा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हम बात कर रहे हैं पहले मौर्यन एज के टाइम पे उन्हीं के अंडर काम कर रहे हैं, तो उन्हीं के अंडर थे कौन, सातवाहना। अब याद करिए, आपको बताया गया होगा कि जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन करता है तो सातवाहनाज अपनी पावर को यहां पर इंक्रीज करने लगते हैं, राइट। और सातवाहनाज जो है वो यहां पर पावरफुल होते चले जाते हैं। एंड सातवाहनों का स्टार्टिंग पीरियड तो हमें नहीं पता, लेकिन एंडिंग पीरियड को लेकर जो हिस्टोरियंस है उसमें एक मत है सातवाहना के एंडिंग पीरियड को लेकर। थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, सातवाहना के एंडिंग पीरियड को लेकर यहां पर एक यहां पर सहमति है कि हाँ ये 240 लिखा है तो मैं यहां एंड कर देता हूं कि हाँ 220 AD तक सातवाहन का रूल जो है वो यहां पर एंड हो गया होगा। जहां पर मार्क कर रहा हूं उसी के नीचे, ऐसा मत करिएगा 220 यहां मार्क कर दीजिएगा, मैं इसलिए यहां मार्क कर रहा हूं क्योंकि 182 BC मौर्यन खत्म हो रहा है, 220 में सातवाहन खत्म हो रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए ये पोस्ट मौर्य पीरियड के टाइम की बात है ना। जब नॉर्थ में हम देखेंगे तो जहां पर पहले मौर्य था वहां पर सुंगा कानवाज आते हैं, डेक्कन में आपको देखने को मिलेगा सातवाहन, क्योंकि बीच वाली लाइन जो है वो डेक्कन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्लियर है, आपका नर्मदा के नीचे सब एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है सातवाहन। सातवाहनों के बाद उसी एरिया में यू विल फाइंड कि यहां पर आए वाका टाकाज, ठीक है ना, जो इन्हीं के यहां पर फ्यूडिटरी थे, तो वाका टाकाज यहां पर जो है वो रूल करना स्टार्ट करते हैं। और वाका टाका का जो रूल है वो आप देखोगे वो लगभग 543 AD तक चलता है, तो 550 ये है, तो मैं थोड़ा पहले इसको यहां एंड करूंगा, दैट इज 543 AD। यहां तक हम देखते हैं कि वाका टाका रूल करते हैं। वाका टाका के बाद आपको यहीं पर इसी जगह पर देखने को मिलेंगे चालुक्यास, जिसके बारे में आपने लास्ट में पढ़ा होगा, है ना, चालुक्यास के बारे में आपने पढ़ा होगा, यहीं से आप लोगों ने खत्म किया होगा पल्लवा चालुक्या कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो चालुक्यास को मेंशन कर लीजिए यहां पर, राइट, चालुक्यास। और चालुक्यास आप देखोगे 543 AD से लेकर दे आर रूलिंग समवेयर यू विल फाइंड टिल 755 AD, तो 755 यहां तक हम इसको डाल देते हैं कि यहां तक लगभग 755 AD तक ये लोग रूल करते हैं, ठीक है। तो चालुक्यास का रूल एक बड़ा रूल था और एक अच्छे पीरियड, लंबे पीरियड तक रूल कर रहे हैं, ये आपने एंशिएंट हिस्ट्री में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसके बाद जो पावर में आते हैं यहीं पर इसी जगह पे चालुक्यास के बाद यू विल फाइंड राष्ट्रकूटास, यू विल फाइंड राष्ट्रकूट, ठीक है। और ये आपने पढ़ा भी होगा इनके बारे में कि भाई राष्ट्रकूट के जो फाउंडर थे दांती दुर्ग कमांडर थे, और उन्होंने यहां पर जो है चालुक्य के रूलर जो है उनको मार दिया था, है ना, उनको मार के कीर्तिवर्मन II जो थे चालुक्य के लास्ट रूलर जो थे उनको मार के फिर उन्होंने अपना यहां पर जो रूल है वो स्थापित कर दिया था, ठीक है। तो एक बार चालुक्यास को भी आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर दीजिए, चालुक्यास। और ये आपको ऊपर से भी मेल खा रहा है, 750 लिखा है तो 755 मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूं एक बार इसको करते चलो। अभी आपको बताऊं करना क्या है। चालुक्यास हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, ठीक है ना। अब राष्ट्रकूट जो है जब ये एंड कर रहे हैं, दे आर एंडिंग अराउंड 975 AD। अब ये जो एंड कर रहे हैं ना, ये एंड कर रहे हैं लगभग इससे कुछ यहां पर, मैं कह सकता हूं इस जगह पे 975 AD में राष्ट्रकूट यहां पर एंड कर रहे हैं। और इसी के बाद यू विल फाइंड कि जहां राष्ट्रकूट थे अब वहां पर छोटे छोटे किंगडम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। वहीं पर आप देखोगे तो यू विल स्टार्ट फाइंडिंग वेस्टर्न चालुक्यास होंगे, होयसलास होंगे, काकाटियाज होंगे, वारंगल, ये सब एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी के बाद आप देखोगे कि यू विल फाइंड काकाटिया, ठीक है, यू विल फाइंड होयसला, यू विल फाइंड वेस्टर्न चालुक्य। अब ये वेस्टर्न चालुक्य वो नहीं है जो यहां पर है, यहां पर चालुक्यास की 2 विंग्स थी, याद करिए, आप लोगों को याद आ रहा होगा, चालुक्यास ऑफ बादामी, चालुक्यास ऑफ वेंगी। तो यहां पर आप जो देख रहे हो दिस इज वेस्टर्न
वेस्टर्न चालुक्य, वेस्टर्न चालुक्य। बस समझाने के लिए बता रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, ठीक है। ये आपका एक टाइम पीरियड हो गया जो अब ये चीज आपको यहां पर याद होगी कि भाई राजकोट का जो रूलर था, हिज नेम वाज दांती दुर्ग, कमांडर है, ठीक है ना। ट्रिब्यूट पे करता था ये किसको, चालुक्यास को। ट्रिब्यूट पे करने को मना कर दिया, कीर्तिवर्मन II ने अटैक कर दिया, कीर्तिवर्मन II अटैक हो गया, ठीक है। और इसमें कीर्तिवर्मन II हार गया, दांती दुर्ग जीत गया और राजकोट डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गया। चलिए अब इसी के साथ अब हम आते हैं डीप साउथ में क्या चल रहा था। दोस्तों संगम एज के बारे में आप जान रहे हो कि संगम एज की शुरुआत जो है वो 300 BC से होती है और 300 AD तक वो रूल करते हैं, ठीक है। तो जब मैं 300 AD बोल रहा हूं तो मतलब मैं यहां तक कहीं जो है संगम एज के बारे में यहां तक लिखूंगा, ठीक है ना। 300 तो यहां लिख लीजिएगा संगम एज, ठीक है, संगम एज। अभी सिर्फ हेडिंग लिख लीजिए, फिर कहूंगा मैं आपसे, बताता हूं क्या करना है। संगम एज लिख लीजिए, ठीक है। और ये कब तक चल रहा है, ये आपका चल रहा है, पीछे यहां से आ जाएंगे तो लगभग 300 BC से ये लोग रूल करते हैं, अप्रोक्सीमेटली टिल 300 AD, ठीक है। इसके बाद जब ये पीरियड खत्म होता है संगम एज का, तो हम देखते हैं इसके बाद कालभरास का रूल आता है, कालभरास, ठीक है। कालभरास के रूल को एक डार्क एज भी कहते हैं क्योंकि इतिहासकारों को बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको इस जगह से देखने को नहीं मिल रही है। बट यहां पर ऐसा नहीं है कि कालभरास ने, जब कालभरास का रूल कब आया, जब संगम एज खत्म हो रही है, मतलब लाइक जो चोला, चेरा, पांड्या थे वो एलिमिनेट नहीं हुए हैं बट देयर पावर हैज डिक्लाइंड और कालभरास ने उनको डोमिनेट कर लिया है, ठीक है। और कालभरास अब पूरे साउथ किंगडम के पूरे लॉर्ड स्थापित अपने आप को उन्होंने कर लिया है कि जो जहां चोला, चेरा, पांड्या था उन सब जगह अब कालभरास का यहां पर एक रूल जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये लोग रूल कर रहे हैं टिल 550 AD, यानी कि आपको इसी के सिद्धांत में यहां पर मैं मेंशन करूंगा 550 AD को, ठीक है। इसका मतलब इधर को थोड़ा मैं छोटा करके लिखूंगा, यानी कि ये जो पीरियड है कालभरास का पीरियड यहां पर हुआ, कालभरास, ठीक है। और ये एंड कर रहे हैं 550 AD। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक ऐसा नहीं है कि ये जो लोग थे आपके चोला, चेरा, पांड्या वो एलिमिनेट हो गए। दे वर लुकिंग फॉर अ टाइम, वो एक सही वक्त का इस्तेमाल कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही हमको यहाँ पर टाइम मिले और हम इनको हरा देंगे। और हुआ भी यही। कालभरास के यहाँ पर बाद आप देखोगे यू विल फाइंड कि यहाँ पल्लवास का रूल चल रहा था। और पल्लवास का रूल कैसे यहां पर स्थापित हुआ कि यहां पर इनके एक रूलर थे सिम्हाविष्णु, और उन्होंने क्या किया, यू विल फाइंड कि उन्होंने कालभरास के लास्ट यहां पर रूलर को मारकर पल्लवास का रूल जो है वो स्थापित कर दिया था, ठीक है ना। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा कि यहां पर क्या हुआ, यू विल फाइंड दैट सिम्हाविष्णु वाज हियर, सिम्हाविष्णु वाज हियर, और सिम्हाविष्णु ने सही टाइम का वेट किया और इसको यहां पर हिट करके इनका रूल खत्म कर दिया और यहां से पल्लवास का रूल शुरू हो गया। अब आप देखिए कि पल्लवास एक्चुअली बहुत पहले से थे, क्यों, सातवाहन जब रूल कर रहे थे तो उन्होंने टोंडाई मंडलम के एरिया को कैप्चर किया था और पल्लवास को जो है अपना यहां पर वो एरिया दे दिया था, अपना फ्यूडिटरी बना लिया था। तो पल्लवास कहीं पहले से रूल कर रहे थे, लेकिन यहां पल्लवास आप देखिए सिम्हाविष्णु जो है उनको मारकर पावर में आते हैं। और ये जो पल्लवा रूल है वो अच्छा खासा लंबा, यू विल फाइंड टिल 985 AD तक चलता है, यानी कि ये अच्छा खासा पीरियड यहां तक आप देखोगे तो ये रूल चल रहा है, दैट इज 985 AD, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा खासा लंबा रूल एज यू फाइंड यहां से यहां तक चलते हुए दिख रहा है आपको, ठीक है। और इसी के बाद जो है इधर ही आपको देखने को मिलेंगे, कौन, यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे अब इसके बाद इंपीरियल चोलास। मैं आपको थोड़ा टाइम लेके मैंने जानबूझ के ये आपको पूरा एक्सप्लेन किया ताकि आपको वो कनेक्टिविटी बनी रहे। अब देखो मेडिवल हिस्ट्री का ये पोर्शन इंपीरियल चोलास हम लोग यहां पढ़ेंगे। अब ये कहां से आए थे आज आपको मैंने क्लियर कर दिया, पहली क्लास में मैंने यही समय निकाल के आपको यहां पर 10-15 मिनट लगाए, लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि जब मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री पूरा पढ़ाने जा रहा हूं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इंपीरियल चोलास कहां से आए, ठीक है ना। अब देखो ये कहना मुश्किल है कि ये जो चोलास हैं वो यहीं वाले थे क्या, क्योंकि हमको पता है संगम एज में यहां पर क्या चल रहा था, यहां पर कौन कौन था, यहां पर सर चोलास थे, है ना, यहां पर सर जो है वो चेरास भी थे, ठीक है सर, यहां पर जो है पांड्या थे। अब ये वही चोलास है कि नहीं, इसको लेकर हिस्टोरियंस बहुत क्लियरली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि पल्लवास के अंडर आप देखोगे तो यहां पर भी एक जो है चोलास थे जो उरायूर से रूल कर रहे थे, और जैसे जैसे पल्लवास की पावर डिक्लाइन करेगी वैसे वैसे यहां पर जो उरायूर में चोलास रह रहे थे उनकी पावर उठने लग जाएगी। तो यहां पर भी आप एक मेंशन कर लीजिए कि यहां पर भी आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि चोलास यहां पर थे और वो उरायूर से रूल कर रहे थे, ठीक है ना, उरायूर से बस वो छोटा सा एरिया से रूल कर रहे थे। तो धीरे धीरे क्या होगा, पल्लवास की पावर डिक्लाइन होती जाएगी और चोलास की पावर यहां बढ़ती जाएगी। वंस ये पल्लवास टोटली डिक्लाइन करेंगे 985 में, उसके बाद इंपीरियल चोलास की शुरुआत हो जाएगी, और इसी को हम लोगों को अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ना है।
आई होप द पॉइंट इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। और ऊपर की कहानी आपको यहां समझ में आ रही है। अब देखो एंशिएंट हिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा चालुक्य पल्लवा कॉन्फ्लिक्ट, पढ़ा होगा। हाँ सर ये तो पढ़ा था हमने, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था, चालुक्य और पल्लवा कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा होगा, राइट। ये पूरी लास्ट का कहानी यही था। और ऊपर आप देखिए जब ये चीज चल रही है तो यहां पर आपको हर्षा का रूल मिल रहा है। अब याद करिए हर्षवर्धन साउथ में जाना चाहता है लेकिन पुलकेशन II उसको हरा देता है, चालुक्य रूलर पुलकेशन II डिफीट कर देता है उसको, राइट। तो ये आपको दिख रहा है कि यार ये आपको दिख रहा है हर्षवर्धन का और नीचे चालुक्य, और राइट नीचे आ जाओगे डीप साउथ में तो वहां पल्लवास। पूरे भारत का आपको कहानी समझ में आ रही है। नॉर्थ का पूरा पोर्शन डेक्कन के हिसाब किताब में और डीप साउथ में क्या चल रहा था। दोस्तों एज इट इज इसको आप यहां बना लीजिए, क्योंकि ना ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। अब क्या करना है आपको, ये कहानी आप मेरी एक बात मेरा मन मान लीजिएगा, और वो ये कि इस पर्टिकुलर डायग्राम के आप 10 कॉपी निकाल के रख लीजिएगा, 10। और इन 10 कॉपी को निकाल कर क्या करिएगा, अब जहां जहां आपको जो जो पॉइंटर याद आ रहे हो, जैसे मान लो आपको संगम एज के बारे में लिखना है कुछ चीजें, तो आप एक पूरा जो पेज आपने फोटोकॉपी निकाली संगम एज के बारे में चीजें लिखते जाइए शीट पे। तो आपको एक ही शीट पे ये पूरा जब पिक्चर रहेगी दिमाग में, आप वहीं संगम एज को रिवाइज कर लोगे। आपको कुछ पोर्शन लिखना है चालुक्य के बारे में, आपने यही मेंशन कर लिया, क्योंकि एक शीट पे सब लिख नहीं पाओगे तो 10 शीटें निकाल लो, जगह आपको चिपका लेना, बाथरूम तक में चिपका लो। जब भी देखो इस डायग्राम को देखते रहो, एशियन हिस्ट्री पूरी दिमाग में आ जाएगी। और यहीं से अब हमको मेडिवल हिस्ट्री आगे बढ़ानी है, यानी कि अब कहानी क्या है, हर्षवर्धन का पीरियड मैंने कहा एंड हो गया है, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये गुर्जर प्रतिहारा का पीरियड जहां से शुरू हो रहा है, इसी को हम लोग यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, त्रिपाठाइट स्ट्रगल में ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपको एक बार पूरी भूमिका बांधूं, ताकि अगले चैप्टर से आप मेरे साथ रवा हो जाओ कि हाँ सर ये चीज अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी इस प्रकार से चलेगी। आई होप एवरीथिंग आई हैव यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। और हाँ एक बात और है कि भाई जब ये चालुक्यास खत्म भी हो गए तो अब ये राष्ट्रकूट है। अब देखो राष्ट्रकूट का क्या होगा, त्रिपाठाइट स्ट्रगल होगी। त्रिपाठाइट स्ट्रगल किसके किसके बीच में है, गुर्जर प्रतिहारा, पाला और राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट नॉर्थ में भी फाइट कर रहे होंगे, राष्ट्रकूट की लड़ाई नॉर्थ में भी चल रही है, राष्ट्रकूटों की लड़ाई नॉर्थ में भी चलेगी फाइट, और राष्ट्रकूट जो है वो नीचे भी लड़ेंगे पल्लवास से, क्योंकि ये भी अपने आप को थोड़ा पर फड़फड़ा रहे होंगे, चोलास भी अपना पर फड़फड़ा रहे हैं उड़ने के लिए, तो इनकी लड़ाई इनसे भी चल रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो थोड़ा इसको ना समझने के एंगल से बना लीजिए, ये सब सिर्फ समझने के एंगल से दोस्त, इसमें कुछ भी कहीं भी कुछ नहीं। और ये आप नोट कर लीजिए भाई, बस मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे, और मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, इसको आप बस बना लीजिए। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने और आगे की कहानी को। और जरा देखिएगा प्लीज, इस डायग्राम को आप बना लीजिए जब मैं बात करने जा रहा हूं। प्लीज सी, इधर मैं लिख रहा हूं गुर्जरा प्रतिहारा, इधर मैं लिख रहा हूं गुर्जरा प्रतिहारा। ठीक बात है सर, ये आपका वो एरिया हो गया, मान लीजिए आपका, जस्ट समझने के लिए, हो सकता है डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, गुजरात राजस्थान के एरिया में रह रहे हैं। यहां पर आप देखिएगा दिस इज द एरिया ऑफ पालाज, ठीक है। और ये जो एरिया है ये डॉट है, मान लीजिए ये हो गया राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूटास, ये हो गया राष्ट्रकूटास। बात समझ में आ गया? क्लियर है? अब गुर्जर प्रतिहारा की बात की कहानी थोड़ा समझ लीजिए, मेडिवल हिस्ट्री में आगे कैसे बढ़ेगी। गुर्जर प्रतिहारा का जब डिक्लाइन होने लगेगा, गुर्जर प्रतिहारा की पावर कमजोर हो जाएगी, तो आप देखोगे कि वहां पर और सारे छोटे छोटे किंगडम्स देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा परमार्स, आपको देखने को मिलेंगे सिसोडियाज, आपको देखने को मिलेंगे तोमर्स, आपको देखने को मिलेंगे चौहान्स, आप चाहमानाज, आपको देखने को मिलेंगे चंदेलास। सो ऑल दीज आर लाइक फ्यूडिटरीज की तरह यहां पर ये रहे होंगे। और अभी तो आपको देखने को मिल रहा है डायनेस्टीज, लेकिन जैसे जैसे आगे चीज, भाई फ्यूडिटरी रहे होंगे, है ना। जैसे ये आपको दिख रहा है गुर्जर प्रतिहारा, उनके ये फ्यूडिटरी रहे होंगे। भाई ये जब पावर में आए चौहामानाज, चंदेलास, परमार्स, तो उनके भी छोटे छोटे फ्यूडिटरी रहे होंगे, राइट। तो धीमे धीमे क्या हुआ, ये फ्यूडिटरी का मतलब क्या है सर? फ्यूडिटरी का मतलब आपने समझा ही होगा कि मान लीजिए मैं किसी जगह का राजा हूं, मैंने कोई दूसरी जगह को कब्जा कर लिया, और मैंने क्या किया कि वो जगह उसी राजा को दे दी, या किसी और को पकड़ा दिया कि तुम इसको रूल करो, तुम इसे गवर्न करो, तुम यहीं का रेवेन्यू कलेक्ट करो, और तुम सब खाना जो भी है वो तुम मुझे यहाँ दो, है ना, बस तुम गवर्न तुम करो। तो वो फ्यूडिटरी स्टेट हो जाते हैं। तो ऐसे ही गुर्जर प्रतिहारा के अंदर ये छोटे छोटे स्टेट्स रहे होंगे। तो जैसे जैसे गुर्जर प्रतिहारा की पावर डिक्लाइन हुई, ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे, तो इसलिए इनको इंडिपेंडेंट राजपूत साहिब बोलने लगे, राइट। और यही धीरे धीरे जो आप देखोगे डिसइंटीग्रेशन होते होते मेडिवल पीरियड के टाइम में यू विल फाइंड कि राजपूत सिटी वाइज भी डिवाइड हो गए थे।
है ना। हम देखते हैं राजपूत, आप जो देखोगे कि इन स्पेशली इन द एरिया ऑफ राजस्थान यू विल फाइंड कि सिटी वाइज राजपूत का डिवीजन मिलेगा, मारवाड़ के राजपूत, मेवाड़ के राजपूत, है ना। यू विल फाइंड जोधपुर, एवरीथिंग यू फाइंड कि सिटी वाइज भी जाके आखिरी में ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से कहानी आगे चलेगी, राइट। गुर्जर, प्रतिहारास, पालास और राजपूत की कहानी यहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन अब ध्यान देखिएगा कि ये गुर्जर प्रतिहारा है ना, दे आर रूलिंग टिल 10th सेंचुरी, ये 10th सेंचुरी तक यहां पर रूल करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब गुर्जर प्रतिहारास आर स्ट्रांग, जब तक ये लोग स्ट्रांग हैं, जब तक ये लोग मजबूत हैं, ये गुजरात राजस्थान के एरिया में है, तो जब तक ये लोग मजबूत हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि ऑन द वेस्ट ऑफ इंडिया, ऑन द वेस्ट साइड यू विल फाइंड कि इधर पर आपको देखने को मिलेगा कि अरब्स बैठे हुए थे, अरब्स आर हियर, और अरब्स बैठे हुए हैं और वो भारत में एंट्री करना चाहते हैं। लेकिन सिंस गुर्जर प्रतिहारास ये जो है अभी स्ट्रांग है, ये मजबूत है, ये पावरफुल है, इसलिए अरब्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं अंदर आने की, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। यू विल फाइंड दैट कई बार कोशिश करी अरब्स ने, है ना। मोहम्मद बिन कासिम के टाइम से हम देखेंगे कि उसके बाद भी कई कोशिशें हुई, लेकिन गुर्जर प्रतिहारास व स्ट्रांग, इसलिए हमेशा अरब्स के इन अटैक को रिपल्स कर दिया जाता था, अरब्स के अटैक को रिपल्स कर दिया जाता था और वो अंडर एंट्री नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही आप देखोगे कि मोमेंट गुर्जर प्रतिहारास का डिक्लाइन हुआ या इनकी पावर कम हुई, सो यू विल फाइंड कि क्या क्या बनने को, क्या क्या बनता हुआ दिख रहा है, क्या क्या बनता हुआ दिखा आपको, मैंने अभी आपको बताया। प्लीज इसको भी आप बना लीजिए दोस्त, बना ही लीजिए। अब क्या है प्लीज देखिएगा क्या क्या देखने को मिला कि सर जब ये डिक्लाइन किए तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि चाहमानाज आर देयर, है ना। हमने देखने को मिला चाहमाना भी है ना, जिनको चौहान्स बोल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि चंदेलाज भी आपको देखने को मिलेंगे, चंदेलाज भी आपको देखने को मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आपको पारमार्स भी देखने को मिल रहे हैं, है ना। हम देख रहे हैं कि हमको गढ़वाल्स भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे और भी यहां पर इस तरह के एटसेट्रा आपको मिलेंगे। तो आप देखो कि द मोमेंट दिस इज गेटिंग वीकर, जैसे ही गुर्जर प्रतिहारा की पावर को डिक्लाइन हो रहा है या पावर कमजोर हुई, वैसे यू आर फाइंडिंग 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हुई, एंड देन सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192। इससे पहले कोई अंदर घुस नहीं पाया भारत में, क्यों? क्योंकि गुर्जर प्रतिहारा जो स्ट्रांग, लेकिन द मोमेंट दे आर गेटिंग वीक, आपको अंदर एंट्री देखने को मिला, इन्वेजन देखने को मिला, राइट। समझ में आ रहा है ना। 1191 1192 यू आर फाइंडिंग कि यहां पर अब एंट्री होना शुरू हो गई है। दिस शोज कि इसका मतलब वेस्टर्न बॉर्डर्स जो भारत के थे अब वो कमजोर होने लग गए। बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। पालास की बात करेंगे तो ये टिल मिड 9th सेंचुरी तक रूल करते हैं। पालास टिल मिड 9th सेंचुरी तक ही रूल करेंगे। ऑल्दो हम लोग इन सबको अब देख चुके हैं चार्ट के अंदर कि कहां कहां तक रूल कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपको जो बंगाल का एरिया है वहां पर थे, ठीक है। बंगाल के एरिया के आसपास देखने को मिलेंगे। गुर्जर प्रतिहारा राजस्थान गुजरात का एरिया में आपको रूल करते मिल रहे हैं। और राजपूत की बात करेंगे तो ये देखोगे कि राजपूत दे आर बेसिकली यू नो व्हाट, ये लोग बेचारे क्या कर रहे हैं भाई, मैंने आपको भी दिखाया कि ये लोग नॉर्थ में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल, और ये लोग साउथ में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। साउथ में भी लड़ रहे हैं किसके खिलाफ? ये देखो पल्लवास, चोलास जो अपनी पावर को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, पल्लवास जिनकी पावर डिक्लाइन हो रही है, इनसे भी इनके यहां कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो राजपूत बेसिकली दोनों जगह लड़ रहे हैं। ये बात समझ में आ गया? आई होप दिस इज गेटिंग क्रिस्टल क्लियर। नाउ लेट अस, जब हम शुरू कर रहे हैं तो हम लोग अगर इनके रूलर्स को देखेंगे ना दोस्त, तो एक बार एक काम करो, इस पर्टिकुलर डायग्राम को प्लीज बना लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम फिर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैं एक ही जगह आपको सारे रूलर्स के नाम लिखने जा रहा हूं। उससे क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी। हमें समझना है कि कैसे क्या हो रहा होगा। देखो ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन पाला रूलर्स की होगी। यहां पर मैं आपको पाला के जो रूलर्स होंगे उनके बारे में इस लाइन पे लिख दूंगा, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है इस पे मैं आपको प्रतिहारास के रूलर के बारे में यहां मेंशन कर दूंगा, प्रतिहारास के बारे में, ठीक है। और ये जो लाइन दिख रही है इस पे मैं आपको राष्ट्रकूट के रूलर्स के बारे में मेंशन कर दूंगा, राष्ट्रकूटा के रूलर्स के बारे में मेंशन कर दूंगा। अब जरा समझिएगा बात को। देखिए जब मैं पालास की शुरुआत कर रहा हूं तब क्या हो रहा है, देखिए इनके जो फाउंडर थे ही वॉज गोपाला। कौन थे? गोपाला। 750 एडी में ये रूल करना शुरू करते हैं और इनका रूल 770 एडी तक जाता है, ठीक है। एंड ही इज द फाउंडर, ठीक है। ये फाउंडर यहां पर होते हैं, राइट। इतना समझिएगा। और इनका जो मेन काम था वो क्या था कि इन्होंने बंगाल को अपने रहते यूनाइट कर लिया था, ठीक है ना। ये इनका सबसे क्रीम वर्क था जो इन्होंने किया था कि बंगाल को आप देखोगे तो बंगाल यूनिफाइड कर लिया था। बंगाल यूनिफाइड, इनके टेन्योर में बंगाल को यूनिफाई कर दिया गया था, पहला चीज।
गोपाल के बाद जो उनके यहाँ पर राजा बनते हैं उनके बेटे होते हैं और वो होते हैं धर्मपाल, ठीक है ना, वो होते हैं धर्मपाल। ये रूल करते हैं 770 एडी से लेकर 1810 एडी तक, ठीक है। और त्रिपाठाइट स्ट्रगल जो है वो इन्हीं के टाइम पीरियड में शुरू होती है जब प्रतिहार के रूलर वत्सराज ने धर्मपाल के ऊपर अटैक कर दिया और यहां पर जो है शुरू हो जाती है क्या, शुरुआत हो जाती है त्रिपाठाइट स्ट्रगल की। एक्चुअली अटैक भी पूरा नहीं हो पाया था, अभी कहानी आपको बताता हूं, ठीक है। तो धर्मपाल यहां पर आ गए। अब बेसिकली धर्मपाल का जो रूल है 800 एडी तक ही बहुत चरम पे रहता है। 800 एडी के बाद धर्मपाल का पावर डिक्लाइन करने लगता है और 810 आते आते पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसके बाद देखो गद्दी बैठे कौन, इसके बाद गद्दी बैठते हैं देवपाल। इसके बाद गद्दी बैठे देवपाल जो रूल करते हैं 1810 से लेकर 1850 एडी तक, ठीक है, 1850 एडी तक। और देवपाल के बाद जो उनके सक्सेसर आए पाल रूलर्स के अंदर बड़े ही कमजोर वीक सक्सेसर आए, बड़े ही वीक सक्सेसर थे, ठीक है। इसको भी यहां पर हम थोड़ा सा मेंशन करेंगे सो दैट हमें क्लैरिटी यहां पर रहे, हमें क्लैरिटी रहे कि अच्छा क्यों ऐसा लिख रहे हैं हम, क्योंकि इसके बाद जो है वो वीक रूलर्स आए, ठीक है, राइट। लेकिन फाइनली एक और रूलर भी हमको स्ट्रांग देखने को मिला एंड ही वाज महिपाल, महिपाल, ठीक है। समवेयर अराउंड 930s के अराउंड जो है रूल करना स्टार्ट करते हैं ये और 1000 एडी के आसपास तक रूल करते हैं, लगभग 968 एडी तक रूल करते हैं, ठीक है ना, रफली। बहुत हमें ये ऐसा ध्यान रखना, ये हमको ईयर याद करना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, इतना क्या बिल्कुल जरूरी नहीं है, बस आपको क्रोनोलॉजी को यहाँ पर फॉलो करना है, किसके बाद कौन कैसा रहा, कहानी समझिएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पाला रूलर्स। तो पाला रूलर्स का कहीं ना कहीं एंड जो है वो 1168 के आसपास होता है, 1168 एडी के आसपास। नेक्स्ट अब जरा देखिए हम बात कर रहे हैं प्रतिहारास की। देखिए प्रतिहारा की शुरुआत जो है वो यहां पर हो रही है नागभट्ट के टाइम पे, नागभट्ट वन के टाइम पे ये शुरू करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे वत्सराज भी थे बीच में, कहीं वत्सराज भी आएंगे, ठीक है, वत्सराज भी आप देखोगे तो उनका भी रूल आपको देखने को मिलेगा वत्सराजा का, राइट। फिर आप देखोगे कि यहां पर नागभट्ट 2 भी अपना जलवा बिखेरते हैं, नागभट्ट 2 भी अपना जलवा, जगह कम पड़ रही है, साफ से लिखिएगा, सभी लोग साफ से लिखिएगा प्लीज। नागभट्ट 2 जो है वो अपना यहां पर जगह लगाते हैं, नागभट्ट 2 आते हैं पावर में। उसके बाद यू विल फाइंड कि यहां पर एक रूलर आता है और इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनका यहां पर नाम था भोज, भोज। और ये जो रूलर थे ना ये एक्चुअली अपने आप को, एक रूलर और थे भोज के नाम से, वो उज्जैन के राजा थे, तो उनसे अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए ये अपने आप को मेहर भोज भी कहलवाते थे। He is also known as मेहर भोज, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूलर है, इस पे स्टार लगा लीजिए, क्लियर। उसके बाद यू विल फाइंड नेक्स्ट इज और इंपॉर्टेंट, नाम से इंपॉर्टेंट, दैट इज महेंद्रपाल। अब आपको लगेगा पाल कैसे आ गया यहां पर नाम, सोचने वाली बात है ना, बट यस महेंद्रपाल। ध्यान रखिएगा कि ये पाला रूलर नहीं है, ये प्रतिहार के रूलर है महेंद्रपाल 1, महेंद्रपाल 1। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग राजकोट। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको पता है फाउंडर राजकोट के कौन थे, दांती दुर्ग। यह आपने एंशिएंट हिस्ट्री में ही पढ़ लिया होगा, दांती दुर्ग, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो उसके अगले इंपॉर्टेंट रूलर थे, ही वाज गोविंदा 3, नोट करिएगा, ही वाज गोविंदा 3। थोड़ा सा मैं इसको यहां लिख देता हूं, दांती दुर्ग, फिर लिखिएगा गोविंदा 3, ठीक है। फिर लिखिएगा अमोघ वर्ष, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं यहां पर, अमोघ वर्ष, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर है, अमोघ वर्ष पे स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर उसका लिखिएगा इंद्रा 3, फिर आप लिखिएगा इंद्र 3, फिर लिखिएगा कृष्णा 3, इंपॉर्टेंट रूलर है कृष्णा 3 भी, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। गोविंदा मामा हो गए, कृष्णा उसका भांजा हो गया, याद कर लेना ऐसे, ठीक है। हमारे धर्मपाल भी यहां पर आप देख ही रहे हो। ये है आपको एक ही जगह जहां पर मैंने पाला, प्रतिहारा और राजकोट के रूलर्स को क्लब कर दिया। अब मैंने इसलिए क्लब किया है, ध्यान रखना, क्योंकि होगा क्या, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बावले हो जाओगे, बावले क्यों, इसलिए पागल हो जाओगे क्योंकि कभी कोई किसी पे हमला कर रहा है, कभी कोई किसी पे हमला कर रहा है, कन्नौज की लड़ाई चलती जाएगी, 2.5 साल लड़ाई चल रही है, तो जाहिर सी बात है कई बार इन्होंने अटैक किया होगा, कई बार उन्होंने अटैक किया होगा, फिर कभी इन्होंने अटैक किया होगा, तो ये अटैक कहां तक याद करोगे, इसलिए इस पे सवाल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बस हमें कुछ यहाँ मेजर चीजें पता होनी चाहिए, वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इतना जरूरी है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सबके फाउंडर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। दांती दुर्ग यहाँ पर आप देखोगे तो फाउंडर हो गया, ठीक है ना, इसका मैंने आपको फाउंडर बता ही दिया है, तो ना ये भी आपका फाउंडर हो गया, ठीक है। इनके जो रूलर्स हैं थोड़ी क्रोनोलॉजी उनकी ध्यान रखिएगा,
थोड़ी क्रोनोलॉजी का ध्यान रखिएगा। इनका कुछ आर्ट एंड कल्चर ऐसे बताऊंगा भी आपको। धर्मपाल ने रिवाइव करी थी नालंदा यूनिवर्सिटी को, है ना। जैसे आप देखोगे धर्मपाल ने एक नई यूनिवर्सिटी विक्रमशिला बना दी थी, अभी उसको देखेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, है ना। इनके यहाँ ट्रैवलर्स आए थे, आप देखोगे अल मसौदी क्या बोल गए, है ना, अल सुलेमान क्या बोल गए। तो ये सब ट्रैवलर्स के अकाउंट्स क्या कहते हैं, वो सब चीजों को यहाँ पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये इतना नोट कर लो, ये क्रक्स है एक तरह से, सारे रूलर्स के नाम एक जगह कर दिए। एनसीईआरटी में सारे नाम आएंगे ओवर द पीरियड, चैप्टर जब पढ़ोगे ना ये सारे नाम मिलेंगे। मैंने आपको सारे एक जगह लाकर रख दिए कि भाई देख तेरे को ये ही 4 नाम दिखेंगे, अब इससे थोड़ा रूबरू हो जा, क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गया, क्लियर है। देवपाल की बात यहां पर एक चीज यही जान लो, गोपाल का मैंने कहा कि ज्यादा कुछ एक्सपेंशन ऐसा यहां पर उन्होंने किया नहीं। और हम ये देखते हैं, सॉरी, हम ये देखते हैं कि गोपाल के बारे में बंगाल को यूनिफाई कर लेते हैं। लेकिन धर्मपाल का जब रूल आता है तो धर्मपाल के टाइम पे ये जो आपका त्रिपाठाइट स्ट्रगल है शुरुआत होता है, क्लियर है। और पालाज ने कई टाइम तक कन्नौज पे कब्जा भी किया, लेकिन फिर उसके बाद आप देखोगे नागभट्ट 2 के टाइम में फिर से प्रतिहारा जो है वो क्या होंगे, वो रिवाइव करेंगे और धर्मपाल पर अटैक होगा, धर्मपाल हार जाएंगे। धर्मपाल के बाद उनके लड़के देवपाल बैठेंगे। देवपाल जो आप देखोगे उनका जो कार्य था वो वेस्ट साइड एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे, अभी आपको बताऊंगा। वेस्ट साइड वो एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रतिहाराज बड़े स्ट्रांग थे, इसलिए इन्होंने ईस्टर्न साइड पे एक्सपैंड किया। तो देवपाल ने एक्सपैंडेड ईस्टवर्ड्स एक्सपैंड किया। और आपको देखने को मिलेगा कि कई सारी टेरिटरीज उन्होंने अपने अंडर करी, जैसे उड़ीसा के कुछ पोर्शन को अपने अंडर में ले आए, जैसे असम का बहुत बड़ा पोर्शन उन्होंने अपने अंडर कर लिया, जैसे मॉडर्न जो नेपाल है, नेपाल का बहुत बड़ा एरिया देवपाल ने अपने अंडर कर लिया था, ठीक है। आप असम में एक जगह देखोगे नियर टू गुवाहाटी, इसका नाम है ज्योतिषपुर। आई होप आई एम राइटिंग इट करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। इसके आगे प्रगज्योतिषपुर लिख दीजिए, ऐसे प्रगज्योतिषपुर। ये जो है अब ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो है वो हो जाती है किसकी, पालास की, क्लियर है। कुछ कुछ चीजें जो हमें हल्की फुल्की पता होनी चाहिए हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो मैं आपको यहां पर बताता चल रहा हूं, क्लियर है। चलिए अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर्स में और थोड़ा और समझते हैं इसको डिटेल में, ठीक है। नाउ प्लीज सी, जब मैंने आपको बताया कि ललित, जब ये हर्षवर्धन की डेथ होती है तो हर्षवर्धन की डेथ के बाद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैओस जो है वो नॉर्थ इंडिया में हो जाता है। और बड़ा सवाल ये होता है कि इसके बाद कौन अब राजा बनेगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि नॉर्थ इंडिया बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, तो कोई भी पूरी तरह से कन्नौज के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहा था, हर कोई लड़ रहा था आपस में कन्नौज पे कब्जा करने के लिए। मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पर नाम बताए, गुर्जर प्रतिहारास बताए, पालास बताए। उसके अलावा भी हम देख रहे थे कि और भी गुर्जर प्रतिहारास के बाद भी छोटे छोटे यहाँ पर प्रिंसिपैलिटीज बन गए थे, है ना। हमने देखा कश्मीर भी था, हमने देखा नीचे साउथ के अंदर भी देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पल्लवास थे, इंपीरियल चोलास भी अपने आप को राइज कर रहे हैं, है ना, राजपूत भी वहाँ पर चल रहे हैं। तो इंडिया बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था, कन्नौज की लड़ाई यहाँ पर हो रही थी। लेकिन ऐसे में कुछ टाइम पीरियड के लिए, जो पॉलिटिकल कंफ्यूजन का टाइम है गुर्जर प्रतिहारास के मजबूत होने से पहले, यानी कि जब वो 647 से लेकर 750 के बीच का टाइम है, 100 साल के बीच के पीरियड टाइम में आप देखोगे तो कश्मीर के एक रूलर है जिनका नाम है ललित आदित्य। और ललित आदित्य क्या कर रहे हैं, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए वो उन्होंने मालवा और गुजरात इन सब एरिया पे कैप्चर कर लिया है। मालवा, इनफैक्ट नॉट गुजरात, कन्नौज, मालवा और कन्नौज पे कैप्चर कर लिया। मालवा कन्नौज कैप्चर हुआ तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि यार क्या बात है, मैंने कन्नौज कैप्चर कर लिया। फिर वो और आगे बढ़ा ललित आदित्य और वो बंगाल तक पहुंच गया। बंगाल में था गौड़ का राजा, गौड़ किंगडम, गौड़ के राजा को भी उसने वहां पर पकड़ लिया और उसको वहां पर आप देखोगे तो उसको भी वहां पर मार दिया। और इस प्रकार से जो ललित आदित्य है उसने बहुत बड़े साम्राज्य पे कंट्रोल किया। बट द थिंग इज कि वो अपने उस पर्टिकुलर जीती हुई टेरिटरीज को कंसोलिडेट नहीं कर पाया, उसको अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया। और जैसे जैसे वो कश्मीर वापस पहुंचा उतने टाइम में उसकी पूरी टेरिटरी उसके हाथ से फिर से निकल चुकी थी, ठीक है। तो एक फिर से पॉलिटिकल क्योस यहां पर था, राइट। और ऐसे में जो अब है, दिस लेड टू द राइज ऑफ गुर्जर प्रतिहारास एंड पालास, क्लियर है। तो ये बात थोड़ा यहां पर आप लोग इसको चाहो तो मेंशन कर लो या कहो तो आप लोग उसको लिख लेना, बट यू वांट यू कैन मेंशन दिस अबाउट ललित आदित्य। ये हर्षा की डेथ मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको ना हमेशा क्लियर रहे, जब जब नोट पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। हर्षा की डेथ और उसके साथ पॉलिटिकल कंफ्यूजन, इस पॉलिटिकल कंफ्यूजन में यू विल फाइंड राइज ऑफ ललित आदित्य, राइज ऑफ ललित आदित्य जहां देखने को मिलता है। जब ललित आदित्य आता है तो क्या करता है वो, मैंने बताया कि भैया वो मालवा को कैप्चर किया, मालवा के साथ उसने कन्नौज पे भी कैप्चर कर लिया, ठीक है, इनको कैप्चर कर लिया।
और देन यू विल फाइंड दैट उसने बंगाल पे जाके भी कैप्चर किया। बंगाल के जो यहां पर किंगडम था, गौड़ का किंगडम था, ठीक है, उसके जो वहां पर रूलर थे उसको वहां पर मार दिया, उसको पकड़ा और उसको वहां पर मार दिया, ठीक है। बट जैसे जैसे वो यहां पर विड्रॉ किया, एज ही विड्रू, जैसे जैसे वो कश्मीर रिटर्न किया, एज ही विड्रू, क्या हुआ, फिर से जो चीजें उसके हाथ में थी वो उसके हाथ से निकलना शुरू हो गई, ठीक है ना। ही couldn't consolidate his power, और इसीलिए आप देखोगे कि दिस लेड टू द राइज ऑफ, एक तरफ गुर्जरा प्रतिहारा और एक तरफ आपको देखने को मिलेगा पालास इन द नॉर्थ। अब बंगाल के रीजन में जहां पर पहले गौड़ था उस जगह आपको पालास देखने को मिल गए, और इस साइड में ऑन द वेस्ट गुर्जर प्रतिहारास देखने को मिल गए। आई होप दिस पॉइंट इज गेटिंग क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब जरा जब त्रिपार्टाइट स्ट्रगल शुरू हुई तब क्या हुआ देखिएगा जरा, प्लीज गिव द हेडिंग त्रिपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। मैंने आपको बोला बार बार कि मैं डेलिबरेटली मैंने टाइम लिया है दोस्त, आज डेलिबरेटली। माइट भी आपको लग रहा हो कि हाँ यार चीजें स्लो चल रही हैं, पर डेलिबरेटली मैंने आज स्लो किया है आपको चीजें। रीजन इज दैट आप लोग मेरे साथ एक बार मिक्स हो जाओ। आज का लेक्चर अच्छे से देख लेना, चार्ट्स मैंने डायग्राम बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बना लीजिएगा उसको, प्लीज सी। अब सॉरी, अच्छा गोला गलत बन रहा है, चलिए देखिएगा। अब ये आप देख रहे हो दिस इज गुर्जर प्रतिहारा, ये आप देख रहे हो दिस इज पाला, और नीचे आप देख रहे हो दिस इज राष्ट्रकूट। अब देखो क्या हुआ, यहां पर हुआ ये कि भाई राजा थे यहां पर, इस वक्त कौन राजा थे यहां पर, धर्मपाल समझना क्या हुआ, ठीक बात है। गुर्जर प्रतिहार के जो राजा थे वो, उन्होंने यहां का नाम था वत्सराज ने क्या किया, इनकी तरफ ये ले जाते हैं, अपनी आर्मी बढ़ाते हैं कि अटैक करेंगे, और लड़ाई यही होती थी, जब भी लड़ाई होती थी कि बनारस से लेकर साउथ बिहार तक कौन कब्जा करेगा, यानी कि कन्नौज वाला एरिया और बनारस से लेकर साउथ बिहार तक किसका कब्जा होगा, इसकी लड़ाई होती थी। तो वत्सराज ने जब अटैक करना और अपनी आर्मी आगे बढ़ाना शुरू करी, यहां कहीं तक वो पहुंचे थे, तभी क्या हुआ कि राष्ट्रकूट ने अटैक कर दिया। बल्ले भैया ये क्या हुआ यही कि राष्ट्रकूट ने अटैक कर दिया, ठीक है। हुआ क्या, राष्ट्रकूट ने अटैक कर दिया, और जब राष्ट्रकूट ने अटैक किया यहां पर लड़ाई शुरू हो गई, किसके बीच में, ये लड़ाई हुई गुर्जर प्रतिहारा वर्सेस राष्ट्रकूट के बीच में, और इसमें गुर्जर प्रतिहारा हार गए, और जब ये हार गए तो ये इसके राजा ये लेके निकल गए, और ये जाके राजस्थान के रेगिस्तानों में पहुंच गए, जहां पर ये अब अपनी आर्मी को फिर से रीग्रुप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, रीग्रुपिंग आर्मी, ताकि वो फिर से लड़ाई लड़ पाए। तो ये भाग गए, और राष्ट्रकूट जो थे, इनको हराने के बाद राष्ट्रकूट का क्या रीजन था, क्या हमेशा था, उनको मैंने बताया कि मालवा के पीछे में चक्कर पड़ रहते थे, उनका ज्यादातर चक्कर मालवा से होता था। वो गए, अपना मालवा पे कब्जा किया, मालवा कंट्रोल किया, और फिर उसके भाई लोग वापस आ गए अपने, क्या बात है, भाई लोग अपने फिर क्या वापस आ गए। और इस चीज का फायदा उठाया किसने, इस चीज का फायदा उठाया पालाज ने, और पाला गए, पाला ने कहा अच्छा चलो कोई नहीं है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। पाला गए और उन्होंने कन्नौज पे अपना कब्जा कर लिया। मान लो यहाँ पर कन्नौज था फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ जाके उन्होंने कब्जा कर लिया, तो कन्नौज जो है वो इनके हाथ में आ गया, ठीक है। इन द टाइम ऑफ धर्मपाल कन्नौज पे कैप्चर हो गया। क्यों, क्योंकि खाली था, कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। गुर्जर प्रतिहारा जो है भाग गए, क्योंकि उनको हरा दिया राष्ट्रकूट ने इनको हरा के वापस चले आए। द फील्ड प्लेइंग द बैटल ग्राउंड वाज खाली, एम्प्टी, और ऐसे में यहां पर मौका उठाया धर्मपाल ने और कन्नौज को कैप्चर कर लिया। नॉट ओनली दिस, ऐसा कहा जाता है कि कन्नौज पे कैप्चर करने के बाद धर्मपाल ने अपना टेरिटरी नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक एक्सटेंड कर लिया। मतलब अगर मैं आपको यहां पर एक ऐसा रफ डायग्राम बना के दूं कि हुआ क्या था, तो आपको देखने को मिलेगा, जस्ट एक रफ मैं आपको आइडिया दूं अगर, ठीक है, जस्ट एक रफ। तो समवेयर फ्रॉम हियर वो शुरू करता है पालास, और पाल्स का ये रूल इतने बड़े एरिया में आपको देखने को मिलेगा,
एक बहुत बड़ा एरिया जो है पालाज ने कैप्चर कर लिया था। पॉइंट इज कटिंग क्लियर? इसका मतलब धर्मपाल के टाइम पे आप देख रहे हो कि इस प्रकार से कन्नौज जो है इनके हाथ में आ गया। अब आपको क्या लगता है कन्नौज इन्हीं के हाथ में रहेगा? बट ऑब्वियस है ऐसा होगा ही नहीं होगा, ठीक है, ऐसा होगा ही नहीं। तो जब जब जहां यहाँ धर्मपाल जो है वो होता है तो त्रिपाटाइट स्ट्रगल इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। त्रिपाटाइट स्ट्रगल जब हुआ, त्रिपाटाइट स्ट्रगल हुआ उसमें ये कन्नौज को जीत लिए, और जीतने के बाद यू विल फाइंड कि धर्मपाल ने एक बहुत ही ग्रैंड दरबार लगाया, एक बहुत ग्रैंड दरबार लगवाया। और इस ग्रैंड दरबार में ऐसा कहा जाता है कि जो उसके और छोटे मोटे और अगल बगल के जो स्टेट्स रहे होंगे उनके राजा महाराजा को बुलवाया, और राजा महाराजा ने उसकी स्वाधीनता को यानी सॉवरेनिटी को मान लिया होगा, यानी कि उसको वो अपने एक तरह के वेसल स्टेट बना लेता है, ठीक है। यानी कि इतना बड़ा एरिया अगर पालाज ने जीत लिया, धर्मपाल ने बंगाल से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक कब्जा कर लिया, तो ग्रैंड दरबार में होगा क्या कि भाई जो भी यहाँ पर और जो छोटे मोटे स्टेट्स होंगे अब वो वेसल स्टेट्स बन गए, ठीक है। वेसल स्टेट्स बन गए किसके? गुर्जरा प्रतिहार, इसके पालास के वेसल स्टेट्स। वेसल स्टेट का मतलब क्या? साथी वाले स्टेट बन गए। तो ये बंगाल से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक ये पूरा टेरिटरी जब पाला के हाथ में है, धर्मपाल के हाथ में है, तो जाहिर सी बात है कि सारी स्टेट्स पे तो डायरेक्टली गवर्न करेगा नहीं, इतना बड़ा टेरिटरी है। और उसने यहाँ पर क्या किया, जहां जहां जीता उसको अपना दोस्त बना लिया। दोस्त क्या? वेसल स्टेट बना लिया। तो कुछ जगह ऐसा होता होगा जहां पर ये धर्मपाल डायरेक्टली गवर्न करता होगा, और कुछ जगह ऐसी होंगी जो वेसल स्टेट्स होंगी वो उसको क्या देती होंगी, वो ट्रिब्यूट देती पे कर रही होंगी, यानी कि उसकी वेसल स्टेट जो है बन गई होंगी, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर कहानी चलती है। क्लियर हो गया? लेकिन अब ये कहानी बहुत लंबी नहीं चली, ठीक है। अब हुआ क्या कि गुर्जर प्रतिहारा के दिमाग में खून खला हुआ था कि भैया हमको हरा दिया गया है। तो अब यहां पर नागभट्ट 2 के टाइम में आप देखोगे, नागभट्ट 2 के टाइम में आप देखोगे तो गुर्जर प्रतिहाराज जो है वो फिर से रिवाइव करते हैं, ठीक है। और ये रिवाइव करने के बाद अब गुर्जर प्रतिहारा अटैक कर देता है किस पे? धर्मपाल पे। ये नागभट्ट जो है वो धर्मपाल पे यहां पर अटैक कर देता है। और इस बैटल में जो यहां पर लड़ाई हुई, इसमें आप देखोगे कि यू विल फाइंड इन दिस पर्टिकुलर लड़ाई जो यहां पर होती है, अटैक जो होता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि धर्मपाल हार गया और नागभट्ट यहां पर क्या जीत गया, 1। और ये जो भाई है धर्मपाल हमारे, ये हार गए, ठीक है। और यहां पर जो हार होती है, इट हैपेंड एट मोंगीर, ओपन नियर मोंगीर या एट मोंगीर जो है, नियर मोंगीर आपको देखने को मिले। तो धर्मपाल जो है यहाँ फाइनली क्या हो गया? हार गया। धर्मपाल की यहाँ पर बेइज्जती हो गई, धर्मपाल इज गॉन। धर्मपाल के बाद गद्दी पे कौन बैठेगा? धर्मपाल के बाद गद्दी बैठे उनके यहाँ पर लड़के देवपाल, ठीक है, दैट इज देवपाल गद्दी बैठे। कब? 1810 से लेकर 1850 ये यहाँ पर रूल करेंगे, ठीक है। और इनका जो रूल है वो आपको देखने को मिलेगा कब? 770 AD से लेकर 810 AD तक का इनका यहाँ पर रूल रहा। तो नाउ देवपाल इज ऑन द थ्रोन। अब देवपाल गद्दी पे बैठा हुआ है। अब जब देवपाल गद्दी पे है तो एक बात तो कंफर्म है कि नागभट्ट के टूर के में गुर्जर प्रतिहारा बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और अभी यहाँ देवपाल जो है वो किसी भी हालत में ही इज नॉट एबल टू मूव ऑन द वेस्टर्न साइड मूव नहीं कर पा रहा है। तो देवपाल, जैसे मैंने आपको बताया, ही डिसाइड्स टू मूव ईस्टवर्ड्स। तो वो ईस्टवर्ड्स यहां पर मूव करता है। और मैंने ईस्टवर्ड्स के लिए आपको कहानी पहले बता दी कि ईस्टवर्ड्स में 3 जगह वो यहां पर कंट्रोल करता है। वन यू विल फाइंड जो वो असम का एरिया कैप्चर करता है ना, जहां पर वो एरिया, द प्लेस इज प्रगज्योतिषपुर, जो मैं आपको बता रहा था, ये इसका ईस्टर्न मोस्ट साइड हो जाता है। इसके अलावा मैंने बताया कि ये नेपाल को भी अपना मॉडर्न डे नेपाल का कुछ पार्ट्स अपने अंदर मिला लेता है, और उड़ीसा का भी कुछ पार्ट, पूरा नहीं, ध्यान रखना, कुछ पार्ट्स उड़ीसा का, आज का जो उड़ीसा उसको यहां पर ये मिला लेता है। देवपाली कहानी कुछ ऐसी थी, ठीक है। लेकिन अब बात यहां आगे क्या बढ़ी, अब जरा आगे देखते हैं क्या हुआ। तो यहां पर देखोगे कि जो नागभट्ट 2 था, जो गुर्जर प्रतिहारा का रूलर था, लेटर आप देखोगे तो राजपूत का जो राजा था वो फिर से, अब यहां राजपूत लेटर डिफीटेड बाय राजपूत के रूलर गोविंदा 3। तो बेसिकली अब जरा समझिएगा यहां क्या हुआ, प्लीज से, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है, बस ज्यादा कुछ है नहीं पर। तो यहां राजपूत का रूलर फिर से यहां पर पिक्चर में आ गया, और राजपूत का रूलर था कौन? गोविंदा 3। तो गोविंदा से याद कर लेना। गोविंदा 3 जो है वो डिफीट्स नागभट्ट 2। तो एक तरह से यहां पर जो राजपूत थे ना, वो आप ऐसा समझ सकते हो कि राजपूत जो हैं वो नाक में दम करके रखे हुए थे गुर्जर प्रतिहारा की। अरे भैया, इससे पहले भी तो जब ये अटैक हुआ था, याद करिए, तब भी तो राजपूत ने भीड़ मार दी थी, है ना। 790 के AD के आसपास ये भीड़ मारी गई थी, 790 AD के आसपास।
ठीक है, जब यहाँ पर धर्मपाल ने कब्जा कर लिया। अब इसके बाद जब ये पहले इसके राजा वत्स राजा थे, अब ये गए अटैक करने, तब इन्होंने भीड़ मार दी, तो इनका यहाँ पर पूरा पत्ता कट गया। फिर उसके बाद इन्होंने एक बार नागभट्ट टू ने हरा दिया धर्मपाल को, फिर ये स्ट्रांग थे, फिर उसके बाद जाके फिर राजपूत रूलर ने इनको यहाँ पर हरा दिया। तो गोविंद III जो है यहाँ पर क्या करता है, उसको यहाँ पर बहुत सारी टेरिटरी, मालवा जो उनका मेन होता है ना, मालवा जिसके पीछे वो लगे रहते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर हमने देखा कि मालवा उनके हाथ में वापस आ जाता है। मालवा प्लस यू विल फाइंड गुजरात, ऑल दीज जो है वो उनके हाथ में कंट्रोल में वापस आता है, अलॉन्ग विद कन्नौज, है ना, अलॉन्ग विद कन्नौज। तो ये सब चीजें जो है वो उनके हाथ में वापस आ गई। यहां तक बात समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसके बाद आप देखोगे कि नागभट्ट टू के बाद हमने यहाँ पर किस रूलर की बात करी थी, हमने देखा था कि भाई रूलर कौन है यहाँ पर अब मिहिर भोज राजा बनेंगे, ठीक है ना। तो अब मिहिर भोज राजा बन रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है राजपूत अपना मालवा गुजरात कैप्चर कर आगे फिर वापस आ गए, तो अब देवपाल थोड़ा यहाँ पर पावरफुल होने लगा, ठीक है। और अब ये आंख दिखाता है किसको, भोज को, यानी कि मिहिर भोज को अब ये आंख दिखाने लगा कि बेटा तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, अब औकात से बोलना, वरना इतना मार मारेंगे ठीक हो जाओगे। तो मिहिर भोज ने कहा कि भैया डरावना लगा, कह रहे यार दिक्कत आ रही है, देवपाल की कभी इतनी हिम्मत हो गई। तो मिहिर भोज ने कहा यहाँ तो दाल नहीं गलने वाली। मिहिर भोज जो है वो चले गए साउथ की तरफ कि भैया चलो साउथ में देखते हैं, यहाँ कुछ दाल गल जाए तो गल जाए। तो मिहिर भोज अपना साउथ की तरफ रुख मोड़ते हैं और वहां उनकी लड़ाई जो है फिर वो राष्ट्रकूट रूलर से होती है, फिर उनकी लड़ाई जो है एक राष्ट्रकूटा के रूलर से होती है, क्लियर है। तो इस प्रकार से लड़ाई जो है 1000 ईयर्स 250 सालों तक चलती रही, कभी कोई किसी को तो कभी कोई किसी को मारता रहा, राइट। बट हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से या हमारे जो पार्ट ऑफ द हम कह सकते हैं कि जो पूछा जाता है जनरली वो इसी तक यहाँ पर जो है वो सीमित रहता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने जो डिस्कस किया गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, इधर भी हमने नागभट्ट 1 फाउंडर हो गए, वत्सराज हो गया, नागभट्ट 2 हो गया, अभी इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, इनके बारे में और डिटेल हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन दांती दुर्ग, गोविंदा 3, है ना, फिर यहाँ पर और भी चीजें भी आगे आएंगी, अमोघ वर्ष कृष्ण 3 को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज तो ये है कि हमको पालास के बारे में पता कैसे चलता है। अब हम इतनी सारी बातें आप हमको बता रहे हो, हाउ कैन वी से कि पालास के बारे में ये सब चीजें सही हैं, ठीक है। तो पालास को लेकर सोर्सेस क्या है, हाउ डू वी कम टू नो अबाउट पालास, कैसे हमको पालास के बारे में यहाँ सब चीजें पता चलती हैं। चलिए जरा देख लेते हैं पालास के बारे में। देखिए पालास के बारे में जानने के लिए यहाँ 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, इनफैक्ट तीनों को यहाँ पर चलिए मेंशन कर लेते हैं। जरा देखिए, पहला जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है आपका ट्रैवलर जिसका नाम था अल सुलेमान। प्लीज नोट करिएगा, अल सुलेमान, अकाउंट्स ऑफ अल सुलेमान। अब ये एक्चुअली आप देखोगे तो एक मर्चेंट था, ठीक है, ही वॉज बेसिकली अ मर्चेंट। इसके अलावा आप देखोगे कि और क्या है, यू विल फाइंड कॉपर प्लेट्स, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखोगे आप, जो हमको पालास के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती हैं। एक आपको मिलेंगी रंगपुर, बांग्लादेश, वहां पर आपको ये कॉपर प्लेट्स कई रंगपुर में मिला है जो हमें इंफॉर्मेशन पालास के बारे में बताता है। फिर लिखिएगा तिब्बतन क्रॉनिकल्स, ठीक है। तो ये तिब्बतन क्रॉनिकल्स क्या है, मतलब तिब्बत की जो टेक्स्ट है उनके थ्रू। अब तिब्बत के टेक्स्ट पालास के बारे में क्यों बता रहे हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। पहला तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए पहले हम बात करते हैं अल सुलेमान की। जो मर्चेंट है उसने अपने अकाउंट्स दिए, यहाँ पर वो 3 बातें बोलता है, ठीक है, यहाँ पर वो 3 बातें बोलता है। आइए इसको नोट कर लेते हैं। पहली बात जो कहता है, पहली बात जो अल सुलेमान बोलता है वो ये कि जो पालास है ना उनके किंगडम को वो रोमा कहता है, रोमा। जो पाला का किंगडम है, पालास को वो क्या बोल रहा है, रोमा। तो ऐसा साउंड हुआ कि शायद रोमा इज अ डिस्टॉर्टेड वर्ड फॉर धर्मपाल थे ना, तो शायद उसके लिए ये एक डिस्टॉर्टेड वर्ड जो है वो उसने यूज किया, और ये एक्चुअली वर्ड जो है वो धर्म ऐसा रहा होगा, ठीक है। उसको बोलते बोलते वो कुछ और यहाँ पर बोलने लग गया, उसका प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार का हो गया। तो एक तो ये सोर्स हमको मिलता है, एंड वी कैन से कि हाँ हमें अल सुलेमान के जो अकाउंट्स हैं उससे हमको यहाँ पर पालास के बारे में पता चलता है। उसके बाद अल सुलेमान ये भी लिख रहा है कि जो पालास है ना उनका कॉन्फ्लिक्ट अपने नेबरिंग स्टेट्स के साथ चल रहा है, अपने नेबर्स, यानी कि वो अपने पड़ोसियों से यहाँ पर लड़ाई लड़ रहा है, नेबर्स के साथ लड़ता है। और ऑफ कोर्स वो कौन है, गुर्जर प्रतिहाराज है, एंड ऑफ कोर्स वो कौन है, वो राष्ट्रकूटाज है, ठीक है। तो ये भी बात यहाँ पर मेंशन करी गई है, ठीक है। इसके अलावा यू विल फाइंड पॉइंट सी, वो कह रहा है कि इनकी आर्मी बहुत बड़ी थी, और इतनी बड़ी आर्मी बताई है, उसने बोला है कि भैया इनकी आर्मी 50,000 हाथी। सोच रहे हो इतनी बड़ी यहाँ पर आर्मी बोली उसने कि पालास की जो आर्मी है अब वो इतनी बड़ी है। लेकिन किताब ये भी कहती है, आपकी सतीश चंद्रा सर ये भी कहते हैं कि ये शायद एक एग्जैजरेशन हो सकता है ना, क्योंकि 50,000 हाथी कैसे गिने जाएंगे, हाउ कैन यू काउंट 50,000 हाथी। आज के टाइम में भी सरकारों को
खुलेआम में जो है हाथी का एलिफेंट पॉपुलेशन को इतनी गिनती करने में जद्दोजहद करनी पड़ती है, मतलब 50,000 एलिफेंट्स, समथिंग बहुत बड़ा एग्जैजरेशन लग रहा है उस टाइम के पीरियड के हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर इतना बड़ा एग्जैजरेशन भी है तो एक बात कंक्लूसिवली कही जा सकती है कि शायद बहुत बड़ी आर्मी जो है वो यहाँ पर पालास की रही होगी। क्लियर है? ये दो बातें यहाँ पर, तीन बातें यहाँ याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा तिब्बतन क्रॉनिकल्स हमें यहाँ पर क्या क्या बताती है, जरा देखिएगा। तिब्बतन क्रॉनिकल्स को लेकर यहाँ पर 3-4 चीजें हैं, उसको भी यहाँ नोट कर लीजिए दोस्त। आइए जरा तिब्बतन क्रॉनिकल्स को लेकर चीजें नोट कर लीजिए। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, तिब्बतन क्रॉनिकल्स। पहला पॉइंट यहां पर यह है कि पालास जो है उन्होंने, आप देखोगे तो अपने स्टेट में पाला किंगडम में बुद्धिस्ट लर्निंग को बहुत पैटर्नाइज किया, है ना। यानी कि पालास जो थे, ये हमको तिब्बतन क्रॉनिकल से पता चला कि वो बुद्धिस्ट लर्निंग को बहुत ज्यादा फैलाए, मतलब उनको प्रमोट करते थे, बुद्धिस्ट लर्निंग मानते थे, बुद्धिस्ट को वो काफी ज्यादा मानते थे। ऑल्दो ये भी देखने को मिला कि वो ब्राह्मण्स को बहुत ग्रांट भी करते थे, लैंड ग्रांट भी, गिफ्ट भी देते थे, लेकिन बुद्धिस्ट लर्निंग ही पैटर्नाइज करते थे, ठीक है ना। इसलिए आप देखोगे कि इन्होंने यहाँ पर धर्मपाल ने क्या किया कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज एट द टाइम, नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया गया। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया किसने था, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया यहाँ पर धर्मपाल ने, ठीक है। एक तो ये चीज। दूसरी बात, पॉइंट नंबर सी नोट करिएगा कि भाई जो इसी के साथ अब जब नालंदा यूनिवर्सिटी एकदम फुल हो गई, जब नालंदा यूनिवर्सिटी एकदम फुल हो गई और अपनी कैपेसिटी पे ओवर कैपेसिटी हो गई, तो फिर एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर और बनती है, एंड दैट इज योर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। दैट इज योर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को धर्मपाल ने बनवाया था, ठीक है ना। धर्मपाल ने इस यूनिवर्सिटी को कंस्ट्रक्ट करवाया था, इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर डी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या पता चलता है कि पालास जो थे उन्होंने विहारास को बनवाया था। जो पालास जो थे ना, उन्होंने विहारास को बनवाया था। प्लीज नोट किया जाए, वही विहारास जहां पर आपको पता है कि बुद्धिस्ट जाके क्या करते हैं, स्टे करते हैं, रुक जाते हैं, रेस्ट करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आते हैं। तो ये बातें हमको यहाँ पता चलती है। और हमको कॉपर प्लेट्स का जो इंस्क्रिप्शन है, जिनको रंगपुर में मिला है, कॉपर प्लेट पे कुछ चीजें लिखवाई गई हैं, उससे भी हमको यहाँ पर पालास के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर पालास के कल्चर, और हमको पाला का जो ट्रेड्स है उसके बारे में देखना है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। जब हम पालास के बारे में बात कर रहे हैं तो दो चीजें हैं जहां हमको डिस्कस करनी है। एक नोट करिएगा कल्चर, कुछ चीजें यहां बता दूंगा, बाकी चीजें स्लाइड्स में लिखी भी हुई हैं, तो वहां से हम लोग देख लेंगे, जस्ट फैक्ट है तो वहां उसको देख लिया करेंगे, ठीक है। ट्रेड, अब जरा देखो, जब हम यहां पर इसको डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा पोर्शन यहां पर आएगा जो कि आपका फर्स्ट वाले चैप्टर का होगा जब मैं ट्रेड की बात करूंगा, लेकिन पहले मैं कल्चर को बोलता हूं। देखिए, जब हम कल्चर की बात करते हैं तो पालास का जो किंगडम था, जैसे मैंने बताया कि उनका कनेक्ट जो है तिब्बत से बड़ा गजब का था। क्या रीजन हो सकता है तिब्बत से कनेक्ट होने का? क्योंकि अगेन बुद्धिस्ट की बात, बुद्धिस्ट जो है वो एक जो कॉमन फैक्टर है दोनों की जगह बनता है। यहाँ पालास में बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा प्रोपगेशन होता था, बुद्धिज्म को यहाँ पर माना जाता था, तिब्बत में भी था, तो दोनों के बीच में कनेक्ट जो था वो था बुद्धिस्ट का। और यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स, एक का नाम था संत रक्षता और दूसरे का नाम था दीपांकर, ये दोनों का यहाँ पर आप लोग नाम लिख लीजिए। ये इनको यहाँ पर तिब्बत बुलाया गया, मतलब तिब्बत से ये आए थे। जरा देखिए, नोट करिएगा, कल्चर की बात करते हैं हम लोग, तो जो कनेक्ट है कल्चर, वो कनेक्ट विद तिब्बत था, तिब्बत के साथ यहाँ पर कनेक्ट जो है वो था। क्लियर है? ये बात यहां पर नोट करिएगा, तिब्बत के साथ जो है कनेक्ट यहां पर था। और इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स यहां पर थे, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स, और मैंने दो नाम आपको बताए, प्लीज नोट करिएगा। एक लिख लीजिएगा दीपांकर, एक लिख लीजिएगा दीपांकर, और एक लिखिएगा संत रक्षिता, संत रक्षिता, ठीक है। ये दोनों आप देखोगे कि ये फ्लॉक करके आए कहां पर, मतलब ये लोग गए जब तिब्बत, तो वहां पर एक अलग ही जो रिलीजन है बुद्धिज्म का, उसके बारे में न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को उन्होंने तिब्बत में इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके बाद बहुत सारे बुद्धिस्ट जो है तिब्बत से इंडिया पहुंचे, ठीक है। तो इन्होंने तिब्बत में देखोगे एक न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया। और इसी को जानने के लिए many scholars flock to India, many scholars flock मतलब came to India to study about it, came to India to study new form of Buddhist, न्यू फॉर्म को पढ़ने के लिए वो आ गए। बात समझ में आ गया, ठीक है। ट्रेड, प्लीज सी ट्रेड। अब ट्रेड की बात करेंगे तो यहां पर ट्रेड आप देखोगे कि पालास का साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ होता था। जो साउथ ईस्ट आपकी एशियन नेशंस थे
उनके साथ यहां पर इनका ट्रेड होता था। क्लियर हो रहा है? इसके अलावा जो ये ट्रेड कर रहे थे, ये करते थे शैलेंद्र डायनेस्टी के साथ। शैलेंद्र डायनेस्टी के साथ, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। इस डायनेस्टी का नाम चैप्टर नंबर 1 में आया था। मैं आपको यहीं पर थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं, ठीक है। सो द शैलेंद्र डायनेस्टी आप देखोगे तो ये जावा, ठीक है, यू विल फाइंड सुमात्रा, मलाया, इन सब जगह यहां पर देखो ये रूल करते थे, इन सब जगह यहां पर ये रूल किया करते थे। तो इनके कनेक्शन उनसे बहुत अच्छे थे, पालास से। अगेन द रीजन यहां पर क्या है? अगेन द रीजन इज कि भाई यहां पर अगेन बुद्धिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्ट था। क्यों? क्योंकि शैलेंद्र डायनेस्टी से आप देखोगे कि एम्बेसीज भेजी गई थी, एम्बेसीज भेजी गई थी कहां पर? पालास के कोर्ट में, पालास की कोर्ट में एम्बेसीज यहां पर भेजी गई थी। और उनको, और ये एम्बेसीज ने क्या गुजारिश करी थी? इन एम्बेसीज की गुजारिश ये थी कि हम लोग एक मोनास्ट्री बना चाहते हैं, वी वांट टू मेक अ मोनास्ट्री इन नालंदा, ठीक है ना, हम लोग यहां पर मोनास्ट्री बनाना चाहते हैं नालंदा में। और इस चीज को अलाउ कर दिया गया था, ठीक है, अलाउ कर दिया गया था, पालास ने इसको परमिशन दे दी थी। तो मोनास्ट्री के लिए, मोनास्ट्री का एक यहां पर, मोनास्ट्री को परमिशन, सीकिंग परमिशन, ऐसे लिख लीजिए, सीकिंग परमिशन क्या? फॉर मोनास्ट्री, राइट। और इसको ग्रांट कर दिया था, ग्रांटेड बाय पालास ने इसको ग्रांट कर दिया। अब इससे क्या होगा? अगर आपका कल्चरल कनेक्ट बन गया, अगर आपका कुछ तिब्बतन कनेक्ट, बुद्धिज्म कनेक्ट बन गया, तो जाहिर सी बात है लोगों का आना जाना होगा, और जब लोगों का आना जाना होगा तो उससे ट्रेड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ट्रेड का यहां पर भी इस तरह से पालास का जो है हिसाब किताब ग्रो हुआ। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए अब गुर्जर प्रतिहारा के बारे में हम लोग यहां पढ़ते हैं, पालास के बारे में इतना यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जरा समझिएगा, देखो चूंकि हमने यहां पर गुर्जर प्रतिहारा के बारे में पैरेलली पढ़ते चले थे, जब हम लोग पालास को डिस्कस कर रहे हैं, तो गुर्जर प्रतिहारा के हम लोग जो और चीजें नहीं पढ़ी हैं उसको लिख लेते हैं। प्लीज गिव द हेडिंग गुर्जरा प्रतिहारा, गुर्जरा प्रतिहारा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग राष्ट्रकूट करेंगे, और राष्ट्रकूटा के बाद ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहारा, चलिए बना लीजिए इसको प्लीज, लेट्स मेक दिस डायग्राम। आइए, पहला चीज तो ये है इनके ओरिजिन को लेकर, ये इनका ओरिजिन क्या है भाई, कहां से आए हैं। देखो इसको लेकर ना बहुत सारी थ्योरीज हैं कि ये गुर्जर प्रतिहारा कहां से आए, कैसे क्षत्रिय, कैसे क्या बने, तो उसको लेकर 2-3 थ्योरीज हैं इनको लेकर, ठीक है। तो यहां पर जो हम ये मानते हैं, जो मैक्सिमम जो स्कॉलर्स यहां पर मान रहे होते हैं, वो ये कि भाई ये लोग जो आप देख रहे हो ना, एक्चुअली आप देखोगे कि यू विल फाइंड दैट गुर्जर प्रतिहारा, जिनको हम लोग गुर्जर प्रतिहारा भी कहते हैं, एक्चुअली ये आपको देखोगे तो दे आर लाइकली फ्रॉम द, आप देखोगे तो दीज जाट्स, लाइक फॉर एग्जांपल पैस्टोरलिस्ट, फाइटर्स, इनकी तरह होते थे ये, और ये वहीं कहीं रहते थे अराउंड द एरियाज। आप देखोगे अराउंड दिल्ली और इधर थोड़ा और वेस्ट की तरफ जाओगे, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनका जो आप ओरिजिन समझोगे ना, आप एनसीईआरटी में देखोगे कि यार इनको प्रतिहारास को यू विल फाइंड कि हाँ पैस्टोरलिस्ट, ठीक है, इस तरह से आपको इनका ओरिजिन देखने को मिलेगा, ठीक है। पैस्टोरलिस्ट, बहुत बस ठीक है, जान लो इतना, राइट। अब इन्होंने क्या किया था गुर्जर प्रतिहारास ने? एस्टैब्लिश्ड स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज, छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज को उन लोगों ने बना लिया था, छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज। मान लीजिए ये आपका, अगर आप मान लीजिए आपका ये एरिया है जहां पर गुर्जर प्रतिहारा है, तो उन्होंने छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज को बना लिया था, और इन प्रिंसिपैलिटीज को उन्होंने यूनाइट कर लिया था, और इस प्रकार से उन्होंने गुर्जर प्रतिहारास को यहां पर फॉर्म किया, ठीक है। तो एस्टैब्लिश स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज कहां पर? इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न रीजन, इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न रीजन। ये पॉइंट्स मेंशन करते चाहिए, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा गुर्जर प्रतिहारा के बारे में याद रखने में, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इनका यहाँ पर क्लैश जो है वो किसके साथ होता था? राष्ट्रकूट के साथ इनका क्लैश यहाँ पर हो रहा है, क्लैश्ड विद राष्ट्रकूटास यहाँ देखने को मिलता है, ये तो बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और आप देखोगे तो इनका जो कैपिटल था वो मालखेड़ था, कैपिटल आप देखोगे, नॉट सॉरी, जो इनका आप कैपिटल देखोगे इट इज भीनमल, इट इज भीनमल, ठीक है ना, कैपिटल देखोगे इट इज भीनमल। और गुर्जर प्रतिहारास का रीगेनिंग कब होता है? रीगेन्ड अंडर नागभट्ट टू, ये भी देखते हैं हम लोग, नागभट्ट टू के टेन्योर में ये लोग रीगेन करते हैं। सिंपल, नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और एक बात और है जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, पॉइंट नंबर ई करके, कि ऑफर्ड रेजिस्टेंस टू अरब्स, ऑफर्ड रेजिस्टेंस टू अरब्स। मैं आपको था ना, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया है, तो आई होप ये बात आप
को यहाँ पर कनेक्ट हो रही होगी। ये देखिए, जब मैं पढ़ा रहा था मैंने आपको यहीं पर इस चीज के बारे में बता दिया कि अरब्स को देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, रजिस्ट कर रहे थे। क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर है। गुर्जर प्रतिहारास, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज और है जो हम लोग यहाँ जान लेते हैं गुर्जर प्रतिहारास के बारे में, कि इनके और कुछ मतलब आपको इनके और कुछ मिसलेनियस पॉइंटर्स मिलेंगे। चलिए उसको भी यहाँ पर एक बार मेंशन कर लेते हैं, क्या क्या इनके मिसलेनियस पॉइंटर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अरब्स की बात करेंगे, अरब्स, तो ये जो अरब्स को यहाँ पर रिपल्स कर रहे थे, तो यू विल फाइंड गुर्जर प्रतिहारास, मतलब यहाँ पर अरब्स ये तो कर ही रहे थे, बट हाउ वाज इट पॉसिबल? बिकॉज इनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी। ये मैंने बताया कि अल सुलेमान यहाँ पर बहुत बड़ी आर्मी थी, इनके पास भी इस तरह बोला जाता है। और ये हॉर्स का ट्रेड करते थे अरब्स के साथ ही। तो अरब्स के साथ देखिए गुर्जर प्रतिहारास जो थे, इनके पास हॉर्स, इनके पास आप देखोगे तो आर्मी बहुत बड़ी थी, अगेन बहुत बड़ी आर्मी थी इनके पास। आप देखोगे तो हॉर्स का ट्रेड कर, ये हॉर्स जो है ये क्या करते थे, ये इन्हीं अरब्स वालों से हॉर्स लेते थे। तो जाहिर सी बात है इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी, तो अरब्स बोल रहे हैं कि इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी, है ना, हॉर्स की बड़ी अच्छी क्वालिटी थी। जाहिर सी बात है भाई, हॉर्स तुम ही से ले रहे हैं तो क्वालिटी की तारीफ करोगे। और दूसरी बात, बिकॉज गुर्जर प्रतिहारास के पास हॉर्स था, तो दे हैड प्रॉक्सिमिटी टू द सिल्क रूट। सिल्क रूट पे थोड़ा बहुत कब्जा यहाँ पर, कंट्रोल जो है थोड़ा बहुत स्थापित यहाँ पर कर रहे थे। अरब्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे कि एक पॉइंट और है कि भाई जो देवपाल थे, देवपाल जब ये वीक होता है, यानी कि देवपाल आप देखोगे कि व्हेन ही इज गेटिंग वीक, या फिर मैं धर्मपाल की बात करूंगा कि धर्मपाल जब वीक हो जाता है, हार जाता है, तो नागभट्टू रिवाइव करता है। नागभट्टू बहुत पावरफुल होता है, एक बात ये भी हमने देखी थी, है ना। और जब देवपाल वीक होने लगता है तो फिर जो भोज होता है, मेयर भोज, है ना, भोज अपने आप को एक्सपैंड करता है, भोज एक्सपैंडेड, ठीक है। तो इनके वीक होने का ये वेट कर रहा होता है। एक तो याद हो गया बी पॉइंट, प्लीज राइट बी पॉइंट। थोड़ा ये सब पॉइंटर्स है, देखो फैक्चुअल चीजें हैं, इसको नोट करते चलो, बट आपको थोड़ा पता हो जाना चाहिए। भोज के बारे में आइए लिख लेते हैं, लेट्स राइट अबाउट भोज। देखो पहला चीज तो ये, ही टुक द टाइटल ऑफ आदिव्राह, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, ही टुक द टाइटल, टुक टाइटल, क्या टाइटल लिया, नोट करिएगा, आदिव्राह, आदिव्राह, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट नोट करिएगा, सेकंड पॉइंट नोट करिएगा, ही वॉज द डिवोटी ऑफ विष्णु, डिवोटी, डिवोटी ऑफ विष्णु, ठीक है। फिर उसके बाद एक पॉइंट और कि ही इज ऑल्सो नोन एज मिहिर भोज। और क्यों मिहिर भोज? क्योंकि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ये पॉइंट डिस्कस किया कि टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ फ्रॉम whom, from, to distinguish himself from Bhoj ruler of उज्जैन। उज्जैन के भोज रूलर से अपने आप को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये अपना नाम यहां पर मिहिर भोज बोलता है। एंड फाइनली 1885 में इनकी डेथ हो जाती है। फाइनली आप देखोगे 1885 में एडी में ही डाइज, इसकी डेथ हो जाती है। क्लियर, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी। देन आप देखोगे इनका लड़का गद्दी पे बैठा, सन महेंद्रपाल, महेंद्रपाल, ही सिट्स ऑन द थ्रोन, महेंद्रपाल वन, ही सिट्स ऑन द थ्रोन। और महेंद्रपाल की बात क्या आई कि भाई इसने बहुत भोज की टेरिटरी जो है उसको यहाँ पर बहुत बड़ा टेरिटरी को मेंटेन किया। और साथ ही यू विल फाइंड कि जो बंगाल वाला पोर्शन था, ये जो पालास वाला पोर्शन था, तो बहुत बड़े मगध को और बंगाल को उसने कैप्चर भी कर लिया था। एंड फाइनली यहाँ से जो आप देखोगे पालास एंड होना शुरू कर देते हैं। और ये महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहारा का है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो भोज की जो टेरिटरी थी, भोजा की टेरिटरी को, भोज की टेरिटरी को वो मेंटेन करता है, भोज की टेरिटरी को मेंटेन किया। प्लस इसके अलावा आप देखोगे तो बंगाल और मगध को कैप्चर कर लेता है, मगध को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। आई होप ये बात भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो, क्लियर हो गया। यहां पर इतनी बात समझ ली। अब प्रतिहारास के हम लोग लिटरेचर पे आ जाते हैं। कुछ कुछ चीजें यहां पर लिखा पढ़ी में भी काफी अच्छी प्रतिहारास ने करी थी, ठीक है। प्लीज लेट्स राइट लिटरेचर, लेट्स मेंशन लिटरेचर। अब देखिएगा यहां पर लिटरेचर की बात कर रहे हैं, तो सॉरी मैं लिटरेचर लिख रहा हूं, लिखिएगा प्रतिहारा, प्रतिहारास, ठीक है। तो प्लीज नोट करिएगा लर्निंग एंड लिटरेचर, लेट्स सी लर्निंग एंड लिटरेचर, लर्निंग एंड लिटरेचर। नाउ सी, तीन चीजें हैं यहां पर, टेम्पल्स बनवाए थे भैया, तो सब चीजें यहां पर जो है अपन आइए मेंशन कर लेंगे एक बार।
प्रतिहारास की, तो आपको सारे एक जगह देखने को मिल जाएंगे। अब एक यहाँ पर संस्कृत पोएट है राजशेखर, जो इनके कोर्ट में यहाँ पर होते थे। संस्कृत पोएट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, और एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजशेखर, ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ महिपाल, नोट करिएगा। संस्कृत पोएट राजशेखर, राजशेखर, नाउ ही इज इन द कोर्ट ऑफ महिपाल। पूछ सकता है ना किसके कोर्ट में राजशेखर था, कोर्ट ऑफ इन कोर्ट ऑफ महिपाल, महिपाल, नोट करिएगा। थोड़ा सा यहां पर मुझे एक बार देखने दीजिए मुझे। प्रतिहारास की बात कर रहे हैं ना, जस्ट एक बार कंफर्म कर लेते हैं, रुको एक मिनट। तो ये यहां कैसे आ सकता है अगर हम प्रतिहारा की बात कर रहे हैं? just let me cross check once, just a minute guys। महेंद्रपाल, yes of course, ठीक है। राजशेखर, he was in court of महेंद्रपाल, क्योंकि वो उसके बाद लास्ट रूलर यही बचे थे। महेंद्रपाल वन, हु इज बेसिकली हु, यही तो आपके ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन ऑफ मिहिर भोज, ग्रैंडसन ऑफ मिहिर भोज, ठीक है। ये चीज हो गया। चलिए, इसके अलावा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट राजशेखर वाला, टेम्पल्स बनाए कन्नौज में, बिल्ट टेम्पल्स, कन्नौज में लोग ने यहां पर टेम्पल्स बनाए, ठीक है। कहां पर? कन्नौज में, वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट मेंशन कर लीजिए, इंडियन स्कॉलर्स जो थे, अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा समझिएगा कि इंडियन जो स्कॉलर्स थे दोस्तों, ये इंडियन स्कॉलर्स अरब वर्ल्ड बड़े ही हमारे ऊपर अटैक कर रहा था, है ना। अरब वर्ल्ड, हम अरब की जो दुनिया थी, अरब वाले कंट्रीज जो थे वो अटैक कर रहे थे, है ना, गुर्जर प्रतिहारा के साइड से। लेकिन इंडियन स्कॉलर्स फिर भी आप देखोगे कि वो अरब वर्ल्ड से कांटेक्ट करते थे, और जो हमारे पास नॉलेज थी मैथमेटिक्स की, हमारे पास जो नॉलेज थी मैथमेटिक्स की, हमारे पास जो नॉलेज थी रिलेटेड टू एल्जब्रा, मेडिसिन, ये सब उनको बताया करते थे हम लोग, एल्जब्रा, मेडिसिन। उसके बाद भी मतलब एक कांटेक्ट जो है यहां पर बना हुआ था, ठीक है। तो अरब वर्ल्ड को ये जो नॉलेज है वो यहां पर हम लोग देते रहते थे। इंट्रोड्यूस देम, इंडियन स्कॉलर्स इंट्रोड्यूस्ड टू अरब वर्ल्ड दीज थिंग्स। क्लियर? प्लीज इसको यहां पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग यहां पर बात जो है राष्ट्रकूटा की करते हैं। अब देखो, राष्ट्रकूटा को वैसे मैंने तो काफी कुछ आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, और राष्ट्रकूटास के हम लोग ने रूलर्स के बारे में डिस्कस किया, बट इसको यहां पर हम लोग 5 मिनट निकाल के लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा यही चीज लास्ट बचा हुआ है, राष्ट्रकूटा को देखना। राष्ट्रकूटा की बात करेंगे तो हम लोगों ने देखा फाउंडर वॉज दांती दुर्ग, हमने देखा कैपिटल जो है इसकी मालखेड़ है, ये नोट करिएगा, कैपिटल इज मालखेड़, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स फाउंडर दांती दुर्ग, ये हम लोग देखे आ रहे हैं सर, अब तो याद भी हो गया है, बहुत अच्छी बात है अगर याद हो गया है तो, ठीक है। राष्ट्रकूटा, और इसके 2 ग्रेटेस्ट रूलर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, ग्रेटेस्ट रूलर्स, तो एक ग्रेटेस्ट रूलर था इसका गोविंदा 3, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और एक ग्रेटेस्ट रूलर का था अमोघ वर्ष। ये 2 इसके ग्रेटेस्ट रूलर्स थे, इन पे दोनों पे स्टार आप लगा सकते हैं। अमोघ वर्ष का ज्यादातर टेन्योर जो है वो उसके लड़ाई दंगों की जगह काफी लिटरेचर और उसके लिए यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। अब एक बात देखिएगा, गोविंदा की लड़ाई जो है वो यहाँ पर नॉर्थ में भी हो रही है, नॉर्थ में भी ही इज फाइटिंग विद हुम, नॉर्थ में ही इज फाइटिंग विद नागभट्ट 2, याद करिए, नागभट्ट को इसी ने हराया था, याद करिए, नागभट्ट 2 को इसी ने हराया था। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको मेंशन भी कराया था, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन भी कराया था आपको, ये देखिए गोविंदा 3 डिफीटेड नागभट्ट 2। तो एक तो ये पॉइंट आपको मेंशन करना है, जिस वक्त ये नागभट्ट 2 से लड़ रहा है उसी वक्त गोविंदा 3 आप देखोगे तो इसकी लड़ाई जो है वो साउथ में भी हो रही है, एंड साउथ में ही इज फाइटिंग विद मेनी किंगडम्स, लाइक यू विल फाइंड कि साउथ में कई सारे लोगों को पानी पिला रहा है, पांड्या किंग्स एकदम पानी पी गए हैं, ठीक है। फिर हमको पता चलता है कि यहां पर जो चोला किंग्स हैं वो भी पानी पी गए हैं, वो भी मतलब चोला किंग्स को भी यहां पर एकदम
दबा के रखा हुआ है, ठीक है। पांड्या किंग हो गया, चोला किंग्स हो गए, देन उसके पल्लवास को भी इसने पूरा तरह दबा के रखा हुआ है। अब सोचो ना, राजपूत यहां पर है तो ये चार्ट तुम्हारे काम आएगा कि नहीं आएगा? लॉजिक लगाने के लिए कभी इस तरह का कुछ आ गया तो लॉजिक लग रही है कि राजपूत के सामने पल्लवास भी हैं, राजपूत के सामने चोलास भी हैं। अब यही लोग, अभी कालभरास का रूल एंड हुआ है तो ये थोड़ा थोड़ा पावर रिवाइव कर रहे हैं, एलिमिनेट नहीं हुए थे, पांड्यास भी हैं। इस तरह से कुछ लॉजिक लग सकती है। तो आई होप ये डायग्राम आपके लिए काफी यूजफुल होगा, ये डायग्राम काफी यूजफुल होगा। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा देखोगे कि भाई श्रीलंका भी पहुंच गए हैं ये लोग, और श्रीलंका के किंग को पकड़ लिया है, श्रीलंका के किंग को कैप्चर करके ले आए हैं उठा के। श्रीलंका का किंग कैप्चर हो गया है, और जो वहां पर जो उसकी स्टैचू है, ठीक है, स्टैचू को भी अपने साथ इंडिया ले आए हैं। स्टैचू ब्रॉट टू इंडिया, स्टैचू को बिठा के क्या इंडिया यहां पर ले आए। ये बात यहां पर ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया, ठीक है ना। गंगाज ऑफ कर्नाटका, इन सबको भी अमोघ वर्ष के लिखिए। फर्स्ट कन्नड़ बुक ऑन पोएटिक्स लिखी थी इन्होंने, बस इसको इतना मेंशन कर लीजिए अभी के लिए। फर्स्ट बुक ऑन कन्नड़ पोएटिक्स, फर्स्ट कन्नड़ बुक ऐसे लिखिएगा, फर्स्ट कन्नड़ बुक ऑन फर्स्ट कन्नड़ बुक ऑन पोएटिक्स। इतनी बात यहां पर समझ में आ गई। अब चलिए एक आध दो चीज और है इसके बारे में बचती हैं, फिर हमारा ये आज का सेशन भी यहां पर ऑलमोस्ट हम खत्म की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अमोघ वर्ष के बाद आप देखोगे इंद्र 3 आया, देन कृष्ण 3 आया, ये टाइमलाइन यहां पर चलती रही, ठीक है। अमोघ वर्ष, देन इंद्र 3, देन यू विल फाइंड कृष्ण 3। अभी कृष्णा 3 मैंने आपको बोला था ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर होगा, लास्ट ऑफ द रूलर जो हम देख रहे थे। कृष्णा 3 के बारे में देखोगे, ही इज द लास्ट ब्रिलियंट रूलर ऑफ राजकोट, लास्ट ब्रिलियंट रूलर। और आप देखोगे कि कृष्णा 3 ने क्या किया है, जो चोल किंगडम, अभी हम इंपीरियल चोलास को जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो वहां पर एक रूलर का नाम पढ़ेंगे परंटक 1, उसको डिफीट कर दिया है, ठीक है। डिफीटेड द चोला रूलर, डिफीटेड चोला रूलर ऑफ तंजौर। नेम क्या है उसका, नाम क्या है, परंटक 1, परंटका 1। ये उसी सीरीज में आएगा जिसमें आप लोग राजेंद्र 1, राजराज 1 सुने होंगे, तो इसी में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में देखोगे कि इसको डिफीट किया, पहला चीज तो ये। और दूसरा बात, एनेक्स्ड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ या नॉर्दर्न चोल अंपायर, इसको यहां पर एनेक्स भी कर लिया। तो एक बात आप समझ रहे होगे फिर से इस डायग्राम से, ये वाला डायग्राम मैंने आपको बना के दिया है, फिर एक चीज लॉजिकली समझ में आ रही है कि हाँ सर, कि कुछ तो लग रहा है कि यार जब ये चोलास कहीं कहीं कुछ पावर में आ रहे होंगे। देखो वैसे राजकोट का रूल लिखा है 975 में एंड हो गया, बट स्टिल देयर वर सर्टेन राजकोट रूलर्स जो उसके बियॉन्ड भी रूल करते रहे, और फिर वो यहां पर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप यहां पर समझ सकते हो, ठीक है। ये चीज यहां समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं, मूविंग ऑन। कृष्ण 3 के बारे में इतना समझ लिया हमने, और क्या हुआ। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 3, कृष्ण 3 का तीसरा स्टेप, ही मूव्ड टू रामेश्वरम, ये रामेश्वरम वहां पर मूव करते हैं कृष्ण 3, ठीक है। देन उसके बाद रामेश्वरम मूव करके वहां पर क्या करते हैं, ही सेट्स अप पिलर ऑफ विक्ट्री, यहीं पर इसी में लिख लीजिए, सेट्स अप पिलर ऑफ विक्ट्री को ये स्थापित करते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद पॉइंट नंबर 4 मेंशन करिएगा कि आप देखोगे कि ये वहीं पर टेंपल्स भी बनवाते हैं, टेंपल्स कंस्ट्रक्शन भी वहां पर होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे यहां पर पूरा इसके अंदर मेंशन्ड है। एंड लास्ट ऑफ दिस कि आफ्टर कृष्णा 3 यू विल फाइंड कि राजकोट रूलर्स वीक हो जाते हैं एंड देन राजकोटास डिक्लाइन कर जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को मेंशन करिएगा कि आफ्टर हिम जो भी राजकोट रूलर्स आए, जो भी राजकोट रूलर्स होते हैं वो वीक होते हैं, और फिर देखोगे कि राजकोट जो है, राजकोट्स आर से लिख दिया, वो डिक्लाइन कर जाते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत यहां पर याद होना चाहिए, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर इस पीरियड में यू विल फाइंड कि राजकोट के पीरियड में इधर यू विल फाइंड कि दे वर रिलीजियस टॉलरेंट, बहुत सारे रिलीजन्स को यहां पर वो साथ लेके चलते थे, ठीक है। मैंने बताया ना कि भाई बुद्धिज्म बट शैविज्म आपको ये भी मिलेगा, देखने को मिलेगा, तो रिलीजियस टॉलरेंट लोग थे। इसके अलावा देखोगे दे अलाउड द मुस्लिम ट्रेडर्स टू सेटल, अलाउड
मुस्लिम ट्रेडर्स टू सेटल, ये भी यहां पर अलाउ किया। ठीक है, तो यहां पर चीज इतनी आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई लोग, तो होपफुली ये पूरा चैप्टर यहाँ पर इतना हो गया। अब कुछ कुछ चीज़ें इसकी जो बची हैं जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और वो देखते हैं कुछ इसके पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। देखो यार, ये मैं थोड़ा सा लिखा लिखाया यहाँ पर लेके आया हूँ, और इसका रीज़न ये है कि बहुत फैक्चुअल पार्ट है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कवर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, देखो जहाँ पर मुझे लगेगा आगे के लेक्चर्स में, जहाँ पर मुझे लगेगा नहीं आई नीड टू स्पीड अप, तो वहाँ पर क्योंकि लंबे चैप्टर्स होते हैं, लंबे डिस्कशन होंगे, तो आई डोंट वांट बहुत लंबा चैप्टर जाए, इसलिए हो सकता है वहाँ पर मैं लिखा ना लिख के मैं आपको स्लाइड्स भी पढ़ा सकता हूँ। तो देखो फैक्चुअल चीज़ है, एक बार जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। देखो सिस्टम क्या था एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में यहाँ पर आप देखोगे तो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जैसा गुप्ता एम्पायर में चल रहा था, हर्ष किंगडम में चल रहा था, चालुक्याज में चल रहा था, कुछ वैसा ही सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, है ना। कुछ वैसा ही सिस्टम जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का फॉलो किया गया, कुछ अलग प्रकार का सिस्टम नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुनार्क जो है, राजा, वो सेंटर पे रहता था सारे चीजों के, है ना। राजा इज द हेड, ही इज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। लड़ाई झगड़ा कब करना है कब नहीं करना है राजा ही डिसाइड कर रहा है। इट इज वेरी सिंपल, राइट। तो मुनार्क वाज सीटेड इन मैग्निफिसेंट दरबार, मुनार्क को एक बहुत अच्छे बढ़िया एकदम सिंहासन पे दरबार में बिठाया करते थे, सिंपल जस्ट दैट। नाउ अब यहाँ पर आर्मी, वैसे बहुत सारी चीजें ना हमने इसको डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी, बट फिर भी एक बार गो थ्रू हम बस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब आर्मी के पास कैवलरी थी, है ना, इन्फेंट्री थी जो उसकी कोर्ट में स्टेशन होती थी, सिंपल बात है। रॉयल अटेंडेंट्स यानी कि बहुत सारे रॉयल लोग उसे कोर्ट में अटेंड करते थे, राजा महाराजाओं के, नॉर्मल चीज़ है। यहाँ पर वेसल चीफ्स होते थे, यानी कि वो जिनको जीत लिया गया है और उन्होंने उनकी जो राजा की सोवरेनिटी को मान लिया है, तो वेसल स्टेट होते थे, यानी कि फ्यूडिटरीज हुआ करते थे, साथ में एम्बेसडर्स होते थे, हाई ऑफिशियल, ये सब विजिट करते थे किंग को रेगुलरली, हफ्ता देने आते थे, 1 खोखा 2 खोखा 5 खोखा दे के चले गए, गुड मॉर्निंग गुड नाइट व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, किंग की पोजीशन आप देखोगे जनरली हेरिडिटरी है, राजा का बेटा राजा बनता था, है ना, और किंग जो है जस्टिस भी दे रहा है, तो किंग जुडिशरी भी है, किंग लेजिस्लेचर भी है, किंग एग्जीक्यूटिव भी है। ठीक है, इसके बाद देखो किंग के कोर्ट में बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी हो रही हैं, डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, पोएट्स हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी फेस्टिविटीज यहाँ पर होती थी, और जो लेडीज होती थी, लेडीज ऑफ द कोर्ट, वो विजिट करती थी ड्यूरिंग फेस्टिविटीज के टाइम पे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, लेडीज आर विजिटिंग द कोर्ट ड्यूरिंग फेस्टिविटीज, और ये शो कर रहा है लेडीज की पोजीशन को, स्टेटस ऑफ वुमेन की बात यहां पर आ रही है। ठीक है, अरब राइटर्स पॉइंट आउट दैट वुमेन डिड नॉट वील देयर फेसेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपको अरब यहां पर राइटर्स मिले, अरब राइटर्स हैं, वो ये कहते हैं कि औरतें उस वक्त अपना पर्दा नहीं करती थी, डिड नॉट वील देयर फेसेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये वुमेन की पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए द किंग डिमांडेड लॉयल्टी एंड ओबीडियंस ड्यू टू ग्रोइंग इनसिक्योरिटी एट दैट टाइम। तो ये तो आपका स्टेटस ऑफ वुमेन पे हो गया, ध्यान रखिएगा कैसा वुमेन का स्टेटस था, वो ये चीज यहां पर बतला रहा है। इसके अलावा किंग जो है वो लॉयल्टी मांगता था, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली एक ग्रोइंग इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि हर जगह छोटे छोटे किंगडम्स हो गए थे, कभी भी कोई भी बगावत यहाँ पर कर देता था। ठीक है, तो यहाँ पर देन वॉर्स वे फ्रीक्वेंट, लड़ाई बहुत जल्दी जल्दी होती थी, है ना, और किंग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ कार्य करता था। सेवरल एरियाज वे डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द वेसल स्टेट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एरियाज ऐसे होते थे जिसको गवर्न करता था राजा, कुछ ऐसे होते थे जिसको फ्यूडिटरी स्टेट्स जो है उसके गवर्न करते रहे होंगे। अब किंग की बात करेंगे तो रूल ऑफ सक्सेशन वर नॉट फिक्स्ड, कोई ऐसा रूल ऑफ सक्सेशन नहीं था यहाँ पर, एग्जैक्टली यही रहा होगा। जनरली एल्डर सन जो होता था, बड़ा लड़का जो होता था, वही यहाँ पर सक्सीड कर जाता था, बट लेकिन ऑब्वियस सी बात है उसको थ्रेट्स होते थे कि उसका जो छोटा भाई है वो कहीं उसे गद्दी से ना उखाड़ सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे ध्रुव एंड गोविंदा फोर जो राजपूत रूलर थे, ऐसे ही हुआ था, है ना, उनका यहाँ पर इस प्रकार से ही हुआ था। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर ध्रुव से याद आ गया कि जब आप इस चीज़ को पढ़ रहे होगे ना, आपके दिमाग में यह आया होगा कि ये अटैक यहाँ पर किसने किया होगा, राजपूत रूलर किसने अटैक किया होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर ध्रुव ने अटैक किया था, ध्रुव ने अटैक कर दिया था इस जगह पे। ठीक है, एनीवे ध्रुव से याद आया इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, क्लियर हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए समटाइम्स द रूलर डिजिग्नेटेड द युवराज, अब युवराज भी होता था, उसका सक्सेसर पहले से बता देगा कि भाई मेरा बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, है ना। इन दैट केस युवराज जो है वो राजधानी में ही रहेगा और वो एडमिनिस्ट्रेशन काम में जो है यहाँ पर काम में अपना यहाँ पर जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। जो यंगर प्रिंसेस होते थे उनको यहाँ पर प्रोविंसेस में गवर्न करने को दे देते थे, यानी कि जो स्टेट्स होती थी, अब एक पूरा सेंटर है, पूरा सेंटर किंगडम हो गया। ठीक है, अब ये बड़ा सा किंगडम छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड था, तो इन प्रोविंसेस के भी अपने अपने क्या होते थे, प्रिंसेस होते थे, यंग प्रिंस होते थे, तो उनको यहाँ पर दे दिया जाता था कि तुम लोग इसे गवर्न करो, राइट। अब प्रिंसेसेस जो महारानियां होती थी वे रेयरली गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, उनको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क शायद ही कभी ऐसे दिया जाता है। ऐसे एग्जाम्पल देखो, राजकोटा प्रिंसेस चंद्रुबा लब्बे डॉटर ऑफ अमोघ वर्षा एडमिनिस्ट्रेट द रायचूर द्वाब। तो ये ध्यान रखिएगा कि रेयरली, वैसे तो बहुत कम होता है, बट एक्सेप्शन में यहाँ पर एक नाम जो है एनसीईआरटी में आया है
कि जो यहाँ पर अमुक वर्ष की लड़की थी, डॉटर थी, वो यहाँ पर रायचूर द्वार को एडमिनिस्टर कर रही थी। क्लियर हो गया। देन उसके बाद देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करेंगे हम लोग। तो क्या था भाई, मिनिस्टर्स किंग को एडवाइस कर रहे हैं। मिनिस्टर्स जो हैं वो चूज किए जा रहे हैं लीडिंग फैमिलीज से, जो बड़ी बड़ी लीडिंग फैमिलीज थी, है ना। इनकी पोजीशन यहाँ पर अगेन हेरिडिटरी होती थी, राइट। अब डिप्टी, ये सब यहाँ पर ऑफिसर्स होते थे, ये सब मंत्रीज होते थे। इसको आप लोग पढ़ लोगे, आई थिंक एज सिंपल एज दैट, स्टैटिक एकदम, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सोसाइटी और सब बताना चाहता हूँ, ठीक है। और जैसे 1 पर्सन कुड होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, ऐसा भी होता था। ये भी एक पार्ट था जो उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था कि एक आदमी जो है एक से ज्यादा यहाँ पर पोजीशन होल्ड कर सकता है। वन ऑफ देम वाज द चीफ और द प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। सिंपल सिंपल चीजें, आई थिंक ये आप लोग फैक्चुअल चीजें से पढ़ लीजिएगा ना। जैसे ऑल मिनिस्टर्स एक्सेप्ट पुरोहित एडेड मिलिट्री कैंपेन्स। अब जाहिर सी बात है कि पुरोहित का काम वो होता ही नहीं है, पुरोहित इज लाइक प्रीस्ट, तो प्रीस्ट का काम क्यों होगा डिफेंस या फिर उसमें मिलिट्री के केसेस में। तो जाहिर सी बात है सारे मंत्री पुरोहित को छोड़ के डिफेंस के फील्ड में या फिर मिलिट्री की कैंपेन्स को लेकर अपना सजेशन देते थे। द रॉयल हाउस होल्ड, जो यहाँ पर शाही घराना होता था, कॉल्ड अंथापुर हैड इट्स ऑफिशियल्स, कॉल्ड अंथापुर हैड इट्स ऑफिशियल्स। द रॉयल हाउस होल्ड जिसको क्या बोलते थे, अंथापुर, उसके यहाँ पर ऑफिशियल्स हुआ करते थे। ठीक बात है। अब डिफेंस की बात करेंगे तो हमने डिस्कस कर लिया किसकी कैसी आर्मी थी, बहुत सारे हाथी मुहाती थे, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब प्रतिहारास की बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। कोई ये इंपॉर्टेंट है कि देयर इज नो मेंशन ऑफ, कोई भी मेंशन नहीं है वॉर चैरियट्स को लेकर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी मेंशन नहीं है, आपको स्टेटमेंट लिख के आ सकता है प्रीलिम्स में, तो ध्यान रखिएगा, है ना। बड़े बड़े इनके किले होते थे, राइट, उनको गवर्न करने के लिए स्पेशल ट्रूप्स होते थे। पाला के पास क्या क्या कहाँ से ट्रूप्स आते थे, इन जगह से वो अपने यहाँ पर ट्रूप्स लेके आते थे। जाहिर सी बात है कुछ फ्यूडिटरी स्टेट्स होंगे, कुछ डायरेक्टली गवर्न स्टेट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मच इज नॉट नोन अबाउट दम, किसके बारे में, पालाज एंड राजपूतास परहैप्स हैड देयर नेवीज, लेकिन हम ज्यादा कुछ उनके बारे में नहीं जानते, ठीक है, क्योंकि वो बंगाल में थे और ये यहाँ पर गुजरात में थे, दोनों आप समंदर के पास हैं, नेवीज थी, बट हम ज्यादा कुछ इनके बारे में यहाँ नहीं जानते। डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, ऐसा नहीं है कि सेंटर हर कुछ कर रहा हो, डिसेंट्रलाइज था। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविंसेस हुआ करते थे, है ना। सेंटर तो हो ही गया, लेकिन सेंटर जो है वो डिवाइडेड था प्रोविंसेस में, और प्रोविंसेस कुछ वेसल स्टेट्स होते थे जो कि स्वाधीनता मान चुके हैं, यानी कि अधीनता मान चुके हैं कि हाँ ठीक है हम वैसे हैं, हम आपके फ्यूडिटरी हैं, आप हमारे आका हैं, तो ना, तो वो लोग गवर्न कर रहे हैं वेसल चीफ्स, राइट। इन वेसल चीफ्स के अपनी ऑटोनॉमी है कि आप लोग यहाँ पर खुद को गवर्न कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप किंग को यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्लिगेशन देंगे, लॉयल्टी शो करेंगे, आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट ट्रिब्यूट करेंगे, हफ्ता पहुंचाएंगे, 1 खोखा 2 खोखा पहुंचाएंगे। आप साथ में जब राजा को जरूरत है तो आप उसको फौज भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। रेबिलियंस होते हैं, इसलिए जाहिर सी बात है ट्रूप्स की जरूरत पड़ेगी, तो ट्रूप्स उनको इन वेसल स्टेट से राजा को मिल जाया करती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेसल्स के बारे में मेंशन है कि वेसल्स एंड द सन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते थे फॉर क्वेलिंग देम। वेसल्स हैड टू अटेंड द दरबार ऑफ द ओवरलॉर्ड रेगुलरली। तो जो वेसल जो स्टेट्स होते थे जहां पर राजा ने जीत लिया है, वहां पर कोई और राजा रूल कर रहा है, अंडर द बड़े राजा के अंदर जो रूल कर रहा है, ठीक है, तो उन लोगों को दरबार में आना पड़ता था। ऑल दीज थिंग्स, दे हैड टू मैरी द डॉटर्स टू गेट देयर सन्स मैरिड, ऐसा भी होता था, अपनी लड़कियां देनी पड़ती थी, ठीक है। कॉन्स्टेंटली बैटल्स यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलती रहती हैं। नाउ अब कुछ इसका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका देख लीजिए। जैसे गवर्नर ऑफ द प्रोविंस को उपारिका बोलते थे, ये सब आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं, विषयपति बोल रहे हैं। पट्टाला जो है, पट्टाला हेल्प्ड इन द रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू पट्टा से, पट्टा ला से यहाँ बना हुआ है, लैंड रेवेन्यू का यहाँ पर जो है वो कर रहा है। केयर टेकर्स वे पेड ग्रांट्स, वे आर पेड इन ग्रांट्स ऑफ रेंट फ्री लैंड, ऐसे उनको यहाँ पर पेमेंट होता था, ठीक है। अब ड्यूटीज क्या है उपारिका की, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, है ना, आर्मी को यहाँ पर क्या करना, यूटिलाइज करना जब भी जरूरी है। जो विषयपति है, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, वो क्या कर रहा है, सिमिलर ड्यूटीज बट विद इन द डिस्ट्रिक्ट, सेम फंक्शन है लेकिन एक जिले के अंदर परफॉर्म कर रहा है, सिंपल, है ना। जो स्मॉलर चीफिटियंस होते थे उनको बोलते थे सामंत या फिर भोगपति बोलते थे, ठीक है। और ये लोग अपने अपने गांव में यहाँ पर डोमिनेट कर रहे थे। सून विषयपति एंड सामंत ये मर्ज करा दिया गया, यानी कि विषयपति डिस्ट्रिक्ट वाला हिसाब किताब और जो यहाँ पर विलेज वाला हिसाब किताब क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। द वर्ड सामंत स्टार्टेड टू बी यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली, और सामंत का इस्तेमाल जो है यहाँ पर करने लग गए थे, क्लियर है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अब राजपूत अंपायर में कैसा है, सेम चीज आपको मिलेगी, राष्ट्र है, विषय है, भुक्ति है, यानी राष्ट्र मतलब वही राष्ट्रपति गवर्नर हो गया, फिर आपको वही चीज मिलेगा, विषय मतलब डिस्ट्रिक्ट हो गया, भुक्ति मतलब यहाँ पर आपको देखो क्या मिलेगा, विलेजेस सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के हर जगह मिलेंगे। विलेज का हेडमैन है, अकाउंटेंट है, वो मेजर वर्क कैरी कर रहा है। ग्राम इंपॉर्टेंट है, हेडमैन ऑफ द विलेज, हेडमैन जो है हेल्ड बाय, कौन उसकी हेल्प कर रहा है, ग्राम महाजन, और ग्राम
महातर्रा इन राजपूत किंगडम में इस प्रकार से होता था। ठीक है, तो बहुत अलग अलग किंगडम का भी दिया हुआ है, थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन है, तो आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कमेटीज वगैरह लोकल स्कूल्स की अलग होती थी, टैंक्स टेम्पल सबकी होती थी, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। टाउन्स में क्या चल रहा था, है ना, टाउन्स की कमेटी हुआ करती थी, वहां का भी आप देखोगे ट्रेड गिल्ड्स होते थे, जो कि लॉ एंड ऑर्डर, जो कि आप क्या कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, उनकी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर हेयर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। कोस्थापाल, यहाँ कोतवाल बोलते थे इसको, तो लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन कर रहा है, कोतवाल यहाँ पर मेंटेन कर रहा है। डेक्कन रीजन है हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स, अब यहाँ पर हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे, इसको बोलते थे नाद गवुंदास और देसा ग्राम मुक्तास, ये भी ध्यान रखिएगा इस प्रकार से। तो डेक्कन रीजन में ये हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे, रेवेन्यू ऑफिसर्स को ही बोलते थे। एक लिस्ट बना लेना, जहां पर भी ऐसे ऐसे वर्ड्स आए हैं ना, उनको एक तरफ लिखना और उसके सामने लिख लेना कि क्या क्या है, दैट्स इट, और इसको बना के ना मुझे जरूर शेयर करना, टेलीग्राम मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ सीन चल रहा है। अब इसके बाद रिलीजन पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा देख लेते हैं। और भी हम देख चुके हैं कि भाई ब्राह्मण्स को यहाँ पर लैंड गिफ्ट करते थे, बुद्धिस्ट की विहारास बनाए इन लोगों ने, जैन टेम्पल्स को यहाँ बनाते थे, मुस्लिम ट्रेडर्स को अलाउ करते थे, ये सब चीजें रिलीजन में चल रही हैं। तो मेनी रूलर्स जो है वो शिव और विष्णु के भी यहाँ पर डिवोटी थे, है ना, ऑल्सो फॉलोड द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनको भी मान रहे थे। सोसाइटी की बात करेंगे, मुस्लिम्स भी यहाँ पर इंकरेज किए जाते हैं, कोई परसिक्यूशन मुसलमानों का इस वक्त नहीं हो रहा था। किंग वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंटरवीन इन द कोड ऑफ कंडक्ट, किंग का कोई यहाँ पर कार्य नहीं है कि वो इस प्रकार आके वो करे, उनको दखल अंदाजी करे। सोसाइटी जो है वर्ण के बेसिस पे डिवाइडेड थी, ये सब चीजें फैक्चुअल हैं, कुछ समझाने लायक नहीं है, मैं इसमें समझा नहीं सकता कि कुछ में मैं ऐड डिलीट कर दूं, कुछ समझा दूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आपको समझ रटना पड़ेगा। ठीक है, और रटने का तरीका बस ये है, सोसाइटी के लिखो 2-3 पॉइंट, सोसाइटी रिलीजन 2-3 पॉइंट, काम खत्म। ठीक है, उतना ही करना है। और किंग्स अथॉरिटी वाज ड्राइव फ्रॉम, किंग की अथॉरिटी कहां से आ रही है, किंग को धर्मशास्त्र के हिसाब से परफॉर्म करना है। याद करिए, यही चीज आपको चाणक्य ने अर्थशास्त्र में, कौटिल्य ने लिखी हुई है, किंग हैड टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र, है ना, उसको वेद के हिसाब से परफॉर्म करना है, अर्थशास्त्र के हिसाब से परफॉर्म करना है। ये चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। एंड किंग की पब्लिक ड्यूटी वाज बेस्ड ऑन अर्थशास्त्र बाय चाणक्य, वही चीज यहाँ देखने को मिल रही है। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स जो है वो एक दूसरे से अलग अलग रखी गई। किंग्स वर नॉट डोमिनेटेड बाय द प्रीस्टहुड, ऐसा नहीं है कि किंग को प्रीस्टहुड डोमिनेट कर रहा हो, ये नहीं होता था। तो दोस्तों ये है आपका पूरा लेक्चर, जो आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। जो मैंने आपको बोला है वो सारे काम कर लीजिएगा, लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, 2x पे लगा के सुन लीजिए। 100 मिनट का लेक्चर है, 110 मिनट का, 55 मिनट में हो जाएगा। और आपको मजा नहीं आएगा तो बताइएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, खूब मेहनत करिए, मिलते हैं अपने लेक्चर में। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।